माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर लोड बैलेंसेस। मैं जब भी इस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ गाइस तो मेरे दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि मैं भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहता हूँ। उसको बैलेंस का मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो कौन से बैलेंस है। एक तो मेरा प्रोफेशनल बैलेंस है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, और मेरा ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ बैलेंस है जहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है अभी इन चीज़ों को बैलेंस करना, बिकॉज आज मुझे एक कॉल आया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू नदीम, आई रियली अप्रिशिएट योर कॉल। और उसमें नदीम ने मुझे बताया ही इज़ वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड उसने ये भी कहा कि ही रियली वॉन्ट मी टू क्रिएट दोज वीडियोज़ वेरी फास्ट। और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से ये फिनिश करूँ वीडियोज़। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ, बट जो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए मेरे पास जो बैलेंसेस होने चाहिए या लोड बैलेंसेस होने चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखिए प्रोफेशनल लाइफ, अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूं तो गाइज आई एम वर्किंग ओवर द नाइट द होल डे, एंड होल डे इन द सेंस होल नाइट। सी अभी भी टाइम क्या हुआ है, 11 बज रहे हैं, एंड यू कैन इमेजिन कि मैं रात का थोड़ा खुमारी है मेरे अंदर। बट एनीवे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरी रात को जॉब करता हूँ 7:30 PM टू द मॉर्निंग 5:30 AM। तो उसके बाद आपको पता है कि पूरा दिन आपको सोना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड ये तो था मेरा प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन गाइस मैं फैमिली को जस्ट 2 आवर्स ही दे पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और उस 2 आवर्स में आप सोच सकते हैं कि आई रियली वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स, आई वॉन्ट टू स्पेंड एंड टॉक विद माई वाइफ। तो ये सब चीज़ें, और उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि मैं उन 2 घंटे के अंदर मैं वीडियोज़ के कंटेंट भी बनाऊँ। सो आई थिंक यू कैन इमेजिन कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन लोड बैलेंसेस को, मतलब इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। और ऑब्वियसली मुझे एक लोड बैलेंसर चाहिए जो मेरे जैसे ही फीलिंग रखे, पैशनेट हो, मेरे जैसे वीडियोस बनाए, और आप लोगों को जितनी से मतलब जितनी ईजीनेस से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, वो भी कुछ ऐसे एफर्ट लगाए। द थिंग इज़ गाइज, बहुत मुश्किल है ऐसे लॉड बैलेंसर करना, राइट? मिलना बहुत मुश्किल है। बट द गुड थिंग इज़ वी हैव दोज लॉड बैलेंसर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, एंड मैं यहाँ पर उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उनका पर्पस क्या है और वो होते क्या है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हमारे पास 2 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। उनमें सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूँगा वो है एज़्योर लोड बैलेंसर। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करा था मेरी पर्सनल लाइफ में, तो यहाँ पर भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन थॉट प्रोसेस लगाती हैं जब भी कोई वो अपने वेब सर्वर या वेबसाइट्स को डिप्लॉय करने की प्लानिंग करती है। अब इमेजिन कीजिए कि लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया सो आई कैन कंसिडर कि AZ900 का जो यूज़ है वो मेरा कंप्लीट हो गया। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर डिप्लॉय की है, और इस पिक्चर्स के अंदर यहाँ पर मेरे पास कुछ सर्वर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 सर्वर, 2 सर्वर और 3 सर्वर्स हैं, राइट? सो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसको वेब टीयर डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये टीयर का मतलब क्या है? जहाँ पर जिस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही हिंदी होगी, बट जिस एरिया में मैं मल्टीपल सर्वर्स सेम पर्पस के लिए डिप्लॉय करता हूँ या किसी और पर्पस के लिए भी डिप्लॉय करता हूँ, व्हाटएवर इट इज़, वो हमारे एक तरह से टीयर्स में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं एन टीयर्स। एन टीयर्स का मतलब है वहाँ पर मल्टीपल टाइप के सर्वर्स हैं, बट यहाँ पर हम डेडिकेटेडली बात कर रहे हैं वेब टीयर्स की। सो वेब टीयर की जब भी मैं बात करूँगा तो इसका मतलब है ये सारे के सारे वेबसाइट सर्वर्स हैं। सो आप इमेजिन कीजिए, अभी तो आपके ऑन प्रीमिसेस में चल रहा है या आपने होस्टिंग कर रखी है, आपने किसी और थर्ड पार्टी पे लाइक GoDaddy.com और squarespace.com, Squarespace और Space Square, I think Squarespace, whatever. I think you find out that easily. I don't remember at the moment. Although मेरी वेबसाइट Squarespace पे चल रही है, हाँ, I think it's a Squarespace. Okay. So यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं एक वेबसाइट को चलाना चाहता हूँ, और अभी मैंने जो इमेजिन किया है वो किया है, मेरे पास जस्ट एक ही सर्वर है, वो है मेरा VM1, दैट्स इट। फॉरगेट अबाउट VM2, VM3, सब भूल जाइए। सो अभी ये जो मेरा VM1 है, और मैंने इमेजिन किया कि यार आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इतनी पावर या इतनी कंप्यूट पावर तो देता ही है कि अगर 20,000 रिक्वेस्ट मेरी एक साथ आएँ
मेरे इस सर्वर पे, सर्वर 1 पे या VM1 पे, तो आई थिंक वो हैंडल कर लेगा एंड आई थिंक इट्स फाइन, इट्स ओके, नो वरीज एट ऑल। और मैंने वो डिप्लॉय कर दिया है। सो अब क्या हुआ, 20,000 लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी, विच इज़ अगेन गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ गाइस, आपकी वेबसाइट पॉपुलर हुई, ऑल्दो मैं पॉपुलर नहीं हो रहा हूँ। आज मुझे नदीम ने भी कहा कि आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आपके सब्सक्राइबर्स या आपके व्यूवर्स या लाइक्स क्यों नहीं है। मैंने कहा आई रियली डोंट नो, बट एनीवे मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हूँ। आई इफ़ यू आस्क माई डिज़ायर, आई रियली वॉन्ट टू बी ऑन अ सेंट्रिक पर्सन की जो हेल्प के लिए, सोशली हेल्प के लिए बैठा है। और ऑब्वियसली मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं डेडिकेटली एवरी डे आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड करूँ, गाइस आई कैन डू दैट, बट समवन हैज़ टू स्पॉन्सर मी। बिकॉज अगर मेरे को कोई स्पॉन्सर करेगा गाइस, और इफ़ समबडी वांट्स मी टू यू नो फैच इन डिफरेंट कंट्री, बिकॉज आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो आउटसाइड इन अनदर कंट्री, मैं वहाँ पर काम करना चाहता हूँ। आज नदीम ने मुझे कहा कि ही विल ट्राई टू फाइंड समथिंग फॉर मी इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा लगा नदीम, थैंक यू अगेन। एंड कुछ लोगों और से भी मैंने बात की, वो कह रहे हैं कोई कनाडा में हेल्प करने की कोशिश करेगा, इंग्लैंड। आई रियली वांट टू से थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प इन एडवांस। बट एनीवे गाइज, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये सारे सोर्सेज हैं तो मैं ये वीडियोस जल्दी से जल्दी बना के, और इनफैक्ट मेरे जो मेरे को और टेक्नोलॉजीज़ मुझे आती हैं, बिकॉज आई एम करंटली वर्किंग इन द साइबर सिक्योरिटी, तो मैं साइबर सिक्योरिटी की भी वीडियोस में, थ्रेट इंटेलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिसके कोर्सेज काफ़ी हाई होते हैं। हालांकि हम अब आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं गाइस, लेट्स कम बैक। कम बैक ओके, मैं तो आपको बता रहा था कि अभी हमारे जो वेब टियर है वहाँ पर मैंने एक सर्वर डिप्लॉय किया और वहाँ पर मेरे पास 20,000 रिक्वेस्ट आने की संभावना है, या मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट पॉपुलर हुई, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल पॉपुलर नहीं हो रहा। गाइज हेल्प मी आउट, आई नीड योर हेल्प। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके पास रिक्वेस्ट आई कि ओके, आई थिंक आई एम गोइंग टू रिसीव 1 मिलियन रिक्वेस्ट इज गोइंग टू रिसीव, बिकॉज मैं इतना पॉपुलर हो गया हूं अब कि इस वेब सर्वर के ऊपर 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ जाएंगी। नाउ अगर मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की बात करूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने भी डिप्लॉय किया है उनके हिसाब से आई थिंक इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर 1 मिलियन रिक्वेस्ट। सो गाइज वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे दूसरा सर्वर डिप्लॉय करना पड़ेगा, विच इज़ फाइन। अब हमने डिप्लॉय कर दिया है। अब नेक्स्ट चैलेंज मेरा ये है कि जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जितने भी यूजर्स वो इंटरनेट के थ्रू मेरे पास आ रहे हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये सारी इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली इन दीज 2 डिफरेंट सर्वर्स। क्योंकि गाइज जब आप बात करते हैं वेबसाइट्स की, या वेबसाइट जो हम डिप्लॉय करते हैं जिनके रिकॉर्ड्स होते हैं DNS रिकॉर्ड, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट आप ये याद रखिए कि एक वेबसाइट का एक डेडिकेटेड IP होता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आप भी जस्ट इमेजिन कीजिए एक वेबसाइट का एड्रेस है। तो गाइज वहाँ पर क्या होगा कि मैं जो रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट कर पाऊंगा वो किसी एक सर्वर पे कर पाऊंगा, राइट। और इनफैक्ट अगर दोनों पे करना, दोनों पे भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू डिसाइड कि किस सर्वर के ऊपर लोड है और किस सर्वर पे लोड नहीं है। तो अगर आपने 2 इनफैक्ट अलग अलग IP एड्रेस डिज़ाइन कर भी दिए और आपने बता दिया कि दोनों वेरी ही वेबसाइट है, तो वहाँ पर मेरे पास कोई लोड बैलेंसर नहीं है जो वो ऑटोमेटिकली असाइन करे कि आपकी ये रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, ये रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी। सिमिलरली इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब कंपनी क्या डिसाइड करती है गाइस, मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सर्वर डिप्लॉय किए हैं। ये मेरा है फर्स्ट सर्वर, ये मेरा है 2 सर्वर एंड ये मेरा है 3 सर्वर यहाँ पर, और तीनों के ऊपर एक ही वेबसाइट चल रही है। डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर, ये मत सोचना कि सब अलग अलग चीजें, नहीं, सब एक ही वेबसाइट चल रही है। अब क्या हुआ, 1 मिलियन रिक्वेस्ट मेरे पास आई, और इनफैक्ट मुझे पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने डिप्लॉय किया है वहां पर ये 1 बिलियन रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकता है। बट अगेन अब इमेजिन कीजिए ये 1 बिलियन रिक्वेस्ट अगर एक ही सर्वर पे आए, इज इट रियली गुड? ना, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा कि अगर आप ये सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे करें, क्योंकि गाइस इससे होगा क्या, आपकी CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, मतलब आपका प्रोसेसर काफ़ी बिजी हो जाएगा प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, आपकी रैम बिजी हो जाएगी जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको सेव करने के लिए, या उनको उसकी जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, आपके GPU बिजी हो जाएंगे उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर इम्पैक्ट ना हो
हो, और उसके साथ साथ जो डिस्क परफॉर्मेंस है वो भी आपकी मैटर करेगी। तो ये सारे के सारे गाइस मैट्रिक्स होते हैं जो एक सर्वर पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास डेडिकेटेड पीपल होते हैं जो ये मतलब डेली के डेली कंज्यूम करते हैं इंफॉर्मेशन, और बताते हैं हायर मैनेजमेंट को कि हे, आज मैंने नोटिस किया कि हमारा सर्वर 1 हमारा 70% बिजी था, 80% बिजी था, और जब भी ये अलार्म उनके पास पहुंचता है वो इमीडिएटली कहते हैं हे वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा सर्वर 90% बिजी हो जाए, और एट द टाइम अगर वो 1 बिलियन रिक्वेस्ट आती भी हैं वो सर्वर डाउन हो जाए, ब्रेक हो जाए, शट डाउन हो जाए, और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर बिजनेस। एंड आई थिंक आप सुनते भी होंगे न्यूज़ कि गूगल के सर्वर डाउन थे, उनको 3 बिलियन का 10 बिलियन का लॉस हुआ, या किसी की वेबसाइट नहीं चल रही थी उनको 1 बिलियन का मिलियंस का लॉस हुआ। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि दीज आर वेरी मच मिशन क्रिटिकल सर्वर्स, तो आप इनको डाउन नहीं कर सकते, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी भी रीज़न से डाउन हो जाए। और इनफैक्ट एक और पॉसिबिलिटी जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये डिप्लॉयमेंट विदाउट लोड बैलेंसर है, और यहाँ पर कुछ हैकर्स बैठे हैं, ऑब्वियसली आई एम ए गुड गाय, और यू कैन इमेजिन दैट कि अगर मैं हैक भी करने की कोशिश करूँगा तो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि या यू आर वल्नरेबल, वहाँ पर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर रहे हैं, वहाँ पर रिस्क हैं आपके उनको फिक्स करें, ये मैं ज़रूर बताऊँगा। बट एनीवे मैं यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरे हैकर्स हैं वो अटैक करते हैं, और वो क्या करते हैं गाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूज़ करते हैं डीडोस अटैक। अब डीडोस अटैक क्या है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, और इनका मतलब क्या है, ये लेजिटिमेट जो रिक्वेस्ट होती हैं वो जनरेट नहीं करते, ये इनवैलिड और कह सकते हैं कि फेक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं कि हाँ ये मैं वेबसाइट आपकी यूज़ करना चाहता हूँ, ये सारी फेक होती हैं। सो बेसिकली पर्पज़ यहाँ पर क्या होता है, ये एक डेडिकेटेड सर्वर को बिजी करके उसको बिल्कुल डाउन करने की प्लानिंग होती है ये। और अगर ऐसा होता है गाइस तो वहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिजनेस को कितना इम्पैक्ट होगा। सो ये सब बताने का रीज़न यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक एज़्योर लोड बैलेंसर को डिप्लॉय कर दूंगा, और वहाँ पर ये मल्टीपल सर्वर जो मेरे हैं, यहाँ पर मैंने अलग अलग IP दिए हैं, .1 और .2 एंड .3, ये मेरे 3 डिफरेंट सर्वर्स हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन मैंने लोड बैलेंसर में ऐड कर दी है। अब क्या होगा, एक डेडिकेटेड यहाँ पर लोड बैलेंसर होगा जिसको बोलते हैं हम पब्लिक लोड बैलेंसर, बिकॉज ये डायरेक्टली हमारा इंटरनेट से फेस मतलब ये कनेक्टेड है, और यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट आती हैं। 2 टाइप के हमारे पास लोड बैलेंसर होते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर एंड प्राइवेट लोड बैलेंसर। मैं डिटेल में जाऊंगा हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, बट एट द मोमेंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये एक रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, और देन इस लोड बैलेंसर के पास इन सारे सर्वर्स की एक तरह से हार्ट बीट, या कह सकते हैं कि हार्ट रेट इंफॉर्मेशन, मतलब कैसा CPU चल रहा है, कैसे रैम चल रही है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है या बैड परफॉर्मेंस है, कौन सा सर्वर बिजी है, कौन सा सर्वर फ्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लोड बैलेंसर के पास इन मैट्रिक्स के थ्रू पहुंचेगी। और कौन से मैट्रिक्स, CPU यूटिलाइजेशन, रैम यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशन, इन सब के थ्रू। सो जैसे लोड बैलेंसर को पता होगा वो कहेगा ओके मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है 1001, अगर इमेजिन करें, सो 1001 के बाद कहेगा ओके ये सर्वर मुझे बिजी लग रहा है, सो नो नीड टू सेंड ऑन दिस, और ये भी सर्वर मुझे बिजी लग रहा है, नो नीड टू सेंड ऑन दिस, बट या आई थिंक दिस इज इवन फ्री एट द मोमेंट। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये एलोकेट करेगा इस रिसोर्स को, रीडायरेक्ट करेगा आपकी सारी रिक्वेस्ट, जब तक ये आपका सेम और कह सकते हैं कि बिजी नहीं हो जाता सिमिलर टू अदर सर्वर्स। उसके बाद फिर हार्ट बीट चेक होगी, और एज़्योर लोड बैलेंसर वेरीफाई करेगा ये सर्वर अप है या डाउन है या बिजी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये एलोकेट करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट किस सर्वर पे कब जानी चाहिए। जो मैं आपको कह रहा था कि मुझे भी एक लोड बैलेंसर चाहिए कि वो मैं अपने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल कर पाऊँ, और वीडियोस वो मेरे लिए बना दे ताकि आप लोगों को भी वीडियो मिलती रहे, और मैं अपने प्रोफेशनल और बिजी लाइफ और मेरी जो फैमिली लाइफ है उनको भी टाइम दे पाऊँ। बट एनीवे मेरे केस में ऐसा नहीं है, द गुड थिंग इज एज़्योर के अंदर है। सो गाइस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल
इसी पर्पस के लिए हमारा लोड बैलेंसर यूज़ किया जाता है। और मैं दोबारा से क्विक रिव्यू कर देता हूं कि अगर आपके पास वेब सर्वर है या वेब एप्लीकेशन है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी टाइप के सर्वर है जहां पर आप एज्यूम कर सकते हैं या आपके ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे आएगी, तो वहां पर वो वेब टियर या वेब ऐप टियर या जो भी आपके बैकएंड में सीक्वल टियर, वो बहुत सारे टियर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर होगा क्या कि वो रिक्वेस्ट आएगी और लोड बैलेंसर वहाँ पर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कौन सा सर्वर फ्री है, कौन सा सर्वर बिजी है, और जो फ्री होगा लोड बैलेंसर वहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। एंड दैट्स द जॉब एंड द सिंपल पर्पज ऑफ एज़्योर लोड बैलेंसर। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, राइट? ऑलराइट, सो उसके बाद गाइस अब आप सोचेंगे क्या यही है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ लोड बैलेंसर? सो आंसर इज नो। हमारे पास एक और है फीचर कह लीजिए, सर्विस कह लीजिए एज़्योर में, उसका नाम है एज़्योर एप्लीकेशन गेटवे। अब ये क्या है? क्या ये डिफरेंट है? इज इट रियली स्पेशल? द आंसर इज येस, लिटिल बिट स्पेशल देन लोड बैलेंसर, बिकॉज गाइस ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे लोड बैलेंसर है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है लोड बैलेंसर से। वो कैसे? पहले तो चीज़, जब भी आप एप्लीकेशन गेटवे को डिप्लॉय करेंगे एज़्योर में, तो वहाँ पर एक तो आपको फीचर दिखेगा जहाँ पर मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, ये है WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। नाउ इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपको रियल केस, यूज़ केस में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो क्या करेंगे कि गाइस जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं कि आज की डेट में हम सारे घर से काम कर रहे हैं, सो मैनी पीपल एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम इंटरनेट कैफ़े और मे बी फ्रॉम वन लोकेशन एट होम और मे बी ऑफिस और मे बी फ्रेंड्स होम, ये कहीं पर भी आप इमेजिन कर सकते हैं दैट पर्सन इज जस्ट ओवर द इंटरनेट। वो VPN को कनेक्ट करके डायरेक्ट एक्सेस सर्विस को यूज़ करके वो आपकी सर्विस को एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप चाहते हैं कि यार ये पीपल, मतलब ये सारे लोग अगर VPN से कनेक्ट करते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का VPN है, और उन VPN को एक डेडिकेटेड IP एड्रेस लिस्ट आपने असाइन की है, सिर्फ और सिर्फ ये VPN रिक्वेस्ट ही वो अप्रूव करे एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उसे फिल्टर करेगा और वो चेक करेगा बेस्ड ऑन रूल्स यू लाइक टू क्रिएट इन एप्लीकेशन फायरवॉल। तो वहाँ पर क्या रूल्स आप क्रिएट करेंगे कि अगर ये लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है इस IP एड्रेस से जो हमें पता है, हमारी नेटवर्किंग टीम को आइडिया है, तो गाइज उससे फ़ायदा क्या होगा, ये उन्हीं रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा और बाकी सारी रिक्वेस्ट को ये ऑटोमेटिकली डिनाई कर देगा। सो ये आपका एक एडवांटेज रहता है एज एन एग्जाम्पल WAF। दूसरा, उसके साथ साथ गाइज ये हमारा एक तरह से URL रीडायरेक्शन के लिए भी काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं URL पाथ को रिव्यू करता है और उसके बेसिस पे वो हमारी रिक्वेस्ट को जनरेट करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा था, लोड बैलेंसर क्या करेगा, चेक करेगा कौन सा फ्री है, कौन सा बिजी है, उसके हिसाब से वो मल्टीपल सर्वर्स पे आपकी रिक्वेस्ट डिप्लॉय करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अ डेडिकेटेड वन सर्वर, यहाँ पर हम मल्टीपल सर्वर्स उस टीयर में क्रिएट करेंगे। जैसे कि मेरे जो गेम्स हैं या इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, वो मैंने एक सर्वर पे नहीं, सेम वीडियो सेम इमेजेस मैंने रेप्लिकेशन इनेबल कर रखी है, जिससे क्या है, ये सारे सर्वर्स सेम डेटा मेरा सिंक्रोनाइज करते हैं ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा कि अगर ये सर्वर रिस्पॉन्ड करने में बिजी है किसी भी गेमर को, या कोई भी गेम खेलना चाहता है ऑनलाइन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रिक्वेस्ट हमारा जो एप्लीकेशन गेटवे है वो वेरीफाई करेगा कि ओके दूसरा सर्वर मेरा अवेलेबल है, तो हमारी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देगा हमारे दूसरे सर्वर पे। सिमिलरली ऑन द थर्ड, जब भी वो फ्री होगा, ये आपका एडवांटेज रहता है हमारे एप्लीकेशन गेटवे के अंदर। और सिमिलरली जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वर डिप्लॉय करती है, स्पेशली दिस गेमिंग, हॉटस्टार, क्योंकि आई एम श्योर दैट आप सब ने ICC वर्ल्ड कप देखा होगा, ऑल्दो थोड़ा सा बैड रहा इंडिया के लिए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया। एंड वहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जब भी रिक्वेस्ट हमारी आती है, मैंने देखा था वहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ पीपल वॉज वॉचिंग हॉटस्टार दिस चैनल्स, और यू कैन से अ डेडिकेटेड मैच। तो उन्होंने क्या किया हुआ गाइस, उन्होंने स्केल्ड अप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किया है और वहाँ पर मल्टीपल उन्होंने सर्वर डिप्लॉय किए हैं जहाँ पर सेम डेटा अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन हमारा इंडिया वर्सेज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया,
साउथ अफ्रीका और मे बी पाकिस्तान और मे बी एनी अदर कंट्री, अगर वो मैच देखना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट हमारी एक पर्टिकुलर सर्वर पे आएगी। और अगर वो एक वन सर्वर बिजी है, सो डोंट वरी, हमारी रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर पे यहाँ पर वो रीडायरेक्ट हो जाएगी अपने आप ही, और लोगों को विदाउट इंटरप्शन और विद ग्रेट परफॉर्मेंस आपको वो डेटा एक्सेस करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन गेटवे बनता है, क्योंकि जैसे ही यूआरएल का पाथ चेंज होता है, क्योंकि जैसे अगर आप कहें, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है इमेजेस और वीडियो को, सो जो भी कोई वीडियो एक्सेस करना चाहता है तो वहाँ पर www.xyz.com/video, तो जैसे वो वीडियो पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कहीं और नहीं जाएगी, रिक्वेस्ट इमेजेस पे नहीं जाएगी, वो वीडियो वाले सेक्शन में आएगी और चेक करेगी कौन सा सर्वर उस सेक्शन में अवेलेबल है और आपकी रिक्वेस्ट वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली गाइज जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर उन्होंने वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय की होती है, वहाँ पर ये एक्सेस करते हैं। और ऑब्वियसली ऑन अ ब्रॉडकास्ट लेवल भी ये यूज़ किया जाता है इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, जो स्केल्ड अप डिप्लॉयमेंट जहाँ पर की जाती हैं, तो वहाँ पर मोस्टली आपका एजोर एप्लीकेशन गेटवे यूज़ किया जाता है। सो वन क्विक रिव्यू, वन एडवांटेज, यू कैन इनेबल द फिल्टरिंग, जो आपकी सिक्योरिटी फिल्टरिंग है या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जिसको हम कह रहे हैं, सेम फीचर हमारा लोड बैलेंसर में नहीं है। दूसरा एडवांटेज, यहाँ पर यूआरएल बेस्ड आप रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने डेडिकेटेड जो टीयर्स हैं या जो डेडिकेटेड आपके यूआरएल्स जिन सर्वर पे आपने डिप्लॉय किए हैं वहाँ पर। तो ये जो एडवांटेज है, इट इज़ रियली रियली सो स्पेशल इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। सो गाइस, ये था, और जितना भी मैंने बताया, जो भी मैं बातें आगे बताऊंगा उसके आसपास ही बातें रहेंगी, और आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग मच मोर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अब मैं थोड़ी सी टर्म यूज़ करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा और डीप डाउन, ताकि आपको AZ900 एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको सब कुछ आइडिया हो जाए। ऑल्दो वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट प्रैक्टिकल इन AZ900, बट येस, मैं यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा कि कहाँ पर जाकर ये डिप्लॉय करते हैं, और मोस्ट पॉसिबली आप इसे चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी करेंगे तो इट्स फाइन, एटलीस्ट यू मस्ट बी अवेयर कि कहाँ पर जाकर ये कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो गाइस, अब जैसे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू लर्न लिटिल बिट मोर अबाउट दीज टू लोड बैलेंसेस इन एज़्योर। ऑलराइट, सो हमने अब कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि एज़्योर लोड बैलेंसर क्या है, और जब आप इसे डिप्लॉय करना चाहेंगे तो कुछ और चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, और वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने थॉट प्रोसेस रखती है, या कैसे एक इंजीनियर को सोचना चाहिए जब वो इस सॉल्यूशन को डिप्लॉय करने वाले हों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड गाइज, मैं एक चीज़ भूल गया था, सो लेट मी यूज़ दैट वर्ड और फ्रेज। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष जांगड़ा, एंड इन दिस वीडियो हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक है हमारा एज़्योर लोड बैलेंसर, जिसको हम स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर बोलते हैं, और दूसरा हमारा है एप्लीकेशन गेटवे, जिसको हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है और वो कैसे आपकी हेल्प करता है, वी विल कवर इन टर्म्स ऑफ बोथ थियोरेटिकल पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट। तो अभी हम जानते हैं कि आपका एज़्योर लोड बैलेंसर कैसे आपकी हेल्प करता है एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने के लिए। सो जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर चुका हूं कि लोड बैलेंसर है क्या, बट जस्ट टू गिव यू वन लाइक क्विक ब्रीफ आइडिया कि एक्चुअली में गाइज ये हमें हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और हमारी हेल्प करता है हमारे जो ट्रैफिक है, जो भी हमारा नेटवर्क ट्रैफिक हमारा आ रहा है इंटरनेट से, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम दिस यूज़र्स जो कि ये यूज़र भेज रहे हैं, सो उनको रिव्यू करने के लिए और उनको सही एक डायरेक्शन देने के लिए कि कौन सा सर्वर आपका फ्री है या अवेलेबल है, जिससे हमें एक हाई अवेलेबिलिटी एक फील होती है कि डोंट वरी, हमारे पास अगर एक सर्वर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा सर्वर हमारा अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 सर्वर्स, और जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट वेब टियर या हमारी वेबसाइट के लिए लोड बैलेंसर के पास आएगी, तो ये क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा मैट्रिक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1 by 1, और क्विकली उसके पास पहले ही इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये हर 9 सेकेंड्स में इन जनरल, दैट्स अ जनरल आइडिया अबाउट हाउ
योर लोड बैलेंसर इज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, हर एक 9 और 10 सेकेंड में ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है ऑन अ टर्म्स ऑफ अ हार्ट बीट, और वेरीफाई करता है कि ये सर्वर अवेलेबल है कि नहीं, और उसके साथ साथ उनकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की कोशिश करता है कि कौन से मैट्रिक्स है, मतलब किस टाइप के परफॉर्मेंसेज अभी चल रही है इन सर्वर पे, कौन सा सर्वर ज़्यादा बिजी है, कौन सा फ्री है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लोड बैलेंसर के पास होती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये हाई अवेलेबिलिटी की फील देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर ये सर्वर हमारा कम बिजी है तो ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर सेंड कर देगा और दूसरों को थोड़ी सी फील करवाएगा, हे डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू, मैं सही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा चीज़ों को, आप चिंता मत कीजिए, आपको ओवरलोड होने नहीं दूंगा। तो ये चीज़ें हमारी काफ़ी ध्यान में रखी जाती है इन टर्म्स ऑफ एज़्योर लोड बैलेंसर, बिकॉज यहाँ पर आपका जो VMs हैं, जो भी ये सर्वर्स हैं, ये एक हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रहते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर ये तीनों के तीनों सर्वर हमारे उस कंडीशन में आते हैं कि हे दे आर वेरी बिजी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप दूसरे सर्वर्स भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही वो दूसरे सर्वर्स ऐड होंगे ऑटोमेटिकली वहाँ से रिक्वेस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर यूज़ कर रहे हैं, तो गाइज ये VMs को डिप्लॉय करना, सर्वर्स को डिप्लॉय करना बहुत आसान है। यू कैन ऑल्सो कॉपी वन ऑफ दिस सर्वर्स इंक्लूडिंग योर वेब एप्लीकेशन, और ये बहुत आसान होगा विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटीज़। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज अभी अवेलेबल हैं, मैं सबके पास नहीं जाऊँगा, लाइक वेब एप्लीकेशंस, वो भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको बताने का मतलब ये है कि लोड बैलेंसर जो है हमारा एज़्योर में, वो इफेक्टिवली आपकी रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे इन सर्वर्स के पास। दूसरा, हमारी ये बैलेंस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जैसे हमारी रिक्वेस्ट आएगी वो सारी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे सेंड नहीं करेगा, वो जस्ट वेरीफाई करेगा कि कौन सा सर्वर ज़्यादा बिजी है और कौन सा कम बिजी है। जो कम बिजी होगा वो उसके पास भेजेगा, फिर अगर वो कम बिजी वाला भी थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया, फिर वो चेक करेगा मीडियम में कौन सा बिजी है, बिकॉज अभी फर्स्ट वाला हमारा बहुत ज़्यादा बिजी है। तो सिमिलरली इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड द इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग गया है। सो दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइज, वो है हमारा 5 टपल हैश एल्गोरिदम। मतलब ये एज़्योर लोड बैलेंसर काम कैसे करता है इन द बैक एंड। ऑल्दो फ्रंट एंड में आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो ये 5 टपल हैश एल्गोरिदम है क्या? सो गाइस, जैसे ही ये एक्चुअली काम कैसे करता है, मतलब लोड बैलेंसर कैसे ये चीज़ों को आइडिया लेता है कि ये रिक्वेस्ट कैसे जानी चाहिए, कहाँ जानी, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, यही कि हमारे पास वेब टियर है और उस वेब टियर के अंदर हमारे पास सेम वेबसाइट है जो अलग अलग IP एड्रेसेस के बेसिस पे वो डिप्लॉय की गई है। सिमिलरली गाइस, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सोर्स IP एड्रेस हैं, तो सोर्स IP एड्रेस का मतलब ये वेरीफाई करता है कि ये कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही हैं। क्या ये हमारे इंटरनल यूजर्स हैं, क्या ये हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं, किस टाइप के हैं। क्योंकि हो सकता है गाइस, जो हमारे इंटरनल यूजर्स हों उनको आपने थोड़े से ज़्यादा एक्सेस दे रखे हों अपनी वेबसाइट पे, पॉसिबली हो सकता है। और अगर आप नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो नाराज़ हो जाएंगे कि वाई दे डिड नॉट गिव मी दैट परमिशन टू एक्सेस माई रिसोर्सेज, क्योंकि इस वेबसाइट पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कंपनी का है। सो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर दैट समटाइम ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आते हैं जहाँ पर आपको कंडीशनल एक्सेस आपने कॉन्फ़िगर की है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में। हालांकि मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा, बट बताने का मतलब ये कि इस टाइप की आपको रिक्वेस्ट आती है। सो पहले तो हमें ये वेरीफाई करता है, मतलब जो हमारा लोड बैलेंसर है, कि इसका सोर्स IP एड्रेस क्या है। फिर दूसरा, सोर्स पोर्ट क्या है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि हैकर भी हो। सोर्स IP एड्रेस मुझे पता लगे, सोर्स पोर्ट वो कोई भी यूज़ कर सकता है इन बिटवीन 0 to 65,535, उनमें कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकता है। और हो सकता है कि आपने कोई सोर्स पोर्ट को आपने ब्लॉक किया हो, पॉसिबली, क्योंकि यहाँ पर अभी तो कोई फायरवॉल मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, बिकॉज हो सकता है मैंने एंड पॉइंट फायरवॉल, मतलब यहाँ पर एज फायरवॉल या एज रूल्स मैंने क्रिएट किए हो, तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाए, उसी के बेसिस पे वो अलाउ करें या डिनाई करें। ऑब्वियसली हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है, सोर्स वाला। सोर्स मीन्स इंटरनेट या इंटरनल यूज़र। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन IP एड्रेस, क्योंकि एज़्योर लोड बैलेंसर के पास गाइस सारे जितने भी ये मशीन्स हैं, ये जितनी भी मशीन्स हैं, सबके IP एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है। और इनफैक्ट
जो आपने नए ऐड किए हैं और स्केल्ड अप आपने डिप्लॉयमेंट की है, वहाँ पर भी ये आईपी एड्रेस सारे हमारे लोड बैलेंसर में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तभी लोड बैलेंसर को आइडिया होता है कि कितने सर्वर अभी चल रहे हैं और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करे उन सारी रिक्वेस्ट को। और उसके बाद हमारा होता है डेस्टिनेशन पोर्ट कि ओके, हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट 443 है या 80 है, बिकॉज यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने 80 नंबर पोर्ट को मान लीजिए डिनाई कर रखा है। सो अगर किसी ने 80 नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट सेंड की है इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन पोर्ट और मुझे पता है कि वो प्लान कर रहा है कुछ अटैक करने का, क्योंकि मुझे आइडिया लग जाएगा कुछ थ्रेट इंटेलिजेंस ऑब्वियसली सिस्टम मैंने डिप्लॉय किया है एज अ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एज एन एग्जांपल, तो वहाँ मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये पोर्ट तो मैंने अलाउ ही नहीं किया है। सो कौन उसे एक्सेस करना चाहता है। सो गाइस उस केस में क्या होगा कि लोड बैलेंसर उसको रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा एंड वहीं पर उसको पैकेट को ड्रॉप करने की कोशिश करेगा और इनफैक्ट ड्रॉप ही कर देगा, बिकॉज वो उसके रूल्स में मेंशन नहीं है। और ऑब्वियसली कौन से प्रोटोकॉल्स आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक तो है हमारा टीसीपी और दूसरा है हमारा यूडीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म है या फुल नेम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कुछ अलग अलग टाइप के मेंशंस रहते हैं, तो एनीवे मैं दोनों ही बता दिए। और दूसरा यूडीपी का मतलब है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अभी मैं इस दोनों की डिटेल में नहीं जा रहा कौन सा बेटर है, बट यस टीसीपी इज़ मोर रिलायबल देन यूडीपी, ये आपको बात याद रखनी है। और दूसरा कि ये जो लोड बैलेंसर है एज़्योर लोड बैलेंसर, ये काम करता है आपका लेयर 4 पे, क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी दोनों ही काम करते हैं हमारे लेयर 4 पे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सो गाइस जैसे ही ये वेरीफाई इंफॉर्मेशन होगी, उसके बेसिस के ऊपर लोड बैलेंसर आपका डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा आपकी रिक्वेस्ट को, और ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको ज़्यादा उस चीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स हाउ योर टपल हैश एल्गोरिदम वर्क्स बिहाइंड द सीन, जिसके बेसिस पे हमारा लोड बैलेंसर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास सारे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होते हैं और उसी के बेसिस पे कहाँ पर कौन सा बिजी है, कहाँ पर कौन सा बिजी नहीं है, वो आइडेंटिफाई करता है इस एल्गोरिदम पे और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करता है। सो ये आपको बात याद रखनी है। उसके साथ साथ गाइस हमारे पास और एडवांटेज क्या है या बेनिफिट्स क्या हैं हमारे एज़्योर लोड बैलेंसर को यूज़ करने के। उनमें सबसे पहले है कि जैसे मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रहा हूँ इतने टाइम से, कि ये ओवरलोड नहीं होने देता किसी भी सर्वर को, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल सर्वर्स हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप स्केल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपने वर्चुअल मशीन स्केल सेट और VMSS के बारे में ऑलरेडी मुझसे AZ104 या AZ900 में पहले ही हम इस चीज़ को कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर मेरा कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन बढ़ता है, रिक्वेस्ट मेरी ज़्यादा बढ़ती हैं, उसी के बेसिस पे जो मेरे वर्चुअल मशीन की क्रिएशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। फ़ायदा क्या है, हम स्केल्ड अप एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, तो अगर हमारी रिक्वेस्ट इंक्रीज होती है तो वो नंबर ऑफ VMs इंक्रीज कर देता है, और अगर डिक्रीज होती है तो वो नंबर ऑफ VMs डिक्रीज कर देता है। तो वहाँ पे फ़ायदा क्या है, हमारे पास एड्रेस स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है, उन सब के IP एड्रेसेस मेरे पास हैं, और वहाँ पर वो वेरीफाई करेगा कि कहाँ पर मेरे को लोड देना है और कहाँ पर नहीं। सो द गुड थिंग इज़ ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है एज़्योर लोड बैलेंसर। दूसरा, लोड बैलेंसर के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, बिकॉज वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये मैट्रिक्स कलेक्ट करता है, और मैट्रिक्स कलेक्ट करने के बाद ये डिसाइड करता है कहाँ पर कौन सी रिक्वेस्ट पे ये जाना चाहिए। इनफैक्ट आपने ये तो वेब टियर 1 है, हो सकता है कि आपके पास वेब टियर 2 भी हो सकता है आपके पास वेब टियर 3 भी हो, और उसके ऊपर आपने लोड बैलेंसर डिप्लॉय किया हो। गाइज मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज जब आप ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली फाइंड दैट द लोड बैलेंसर हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न, उनको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, उनको स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि अगर कोई सर्वर डाउन होता है तो उनके बिजनेस को इम्पैक्ट हो। अगर एक सर्वर डाउन होता है तो रिक्वेस्ट शुड बी सेंड टू अनदर वन, तो ये उनके माइंड में हमेशा रहता है, और उसके बेसिस पे वो काम करते हैं हमारे लोड बैलेंसर्स के साथ। एंड द लास्ट इज लाइक इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू स्केल्ड अप योर एप्लीकेशन। ऑब्वियसली ये हाई अवेलेबिलिटी स्केल्ड अप, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने वर्चुअल मशीन स्केल सेट भी कॉन्फ़िगर किया है, वो ऑटोमेटिकली हमारी जो वेब एप्लीकेशंस डिप्लॉय की हैं हमने उसके अंदर, वो उसको मेंटेन रखेगा और हमारे डेटा को कॉपी करता रहेगा
ऑब्वियसली सिंक्रोनसली असिंक्रोनसली वो एक अलग टॉपिक है, बट द पर्पज़ इज़ हमें इंश्योर रखेगा कि हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी का फीचर है और हाई अवेलेबिलिटी हमें मिल रही है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से। और ऐसा नहीं है कि हमारे एक सर्वर पे हमारा लोड है, हम बैलेंस कर रहे हैं उन लोड्स को। और जैसे ही गाइज सेशन क्लोज होंगे, जो ये सेशन इस्टेब्लिश है, अगर ये क्लोज होंगे तो क्लोज होने के बाद आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग सर्वर हैं ये भी फ्री अप होना शुरू हो जाएंगे। और ये लोड बैलेंसर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से सेशंस जो इस्टेब्लिश थे वो अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं और अब मेरा ये सर्वर फ्री है, और उसके बाद ये अगेन उसको वर्क सेंड करेगा, बट हाँ ओवरलोड होने नहीं देगा। सो गाइज ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, और आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। बट हाँ, एक और चीज़, अभी मैंने आपको बताया लेयर 4, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूँ OSI लेयर्स का, ताकि आपके माइंड में एक बात आए कि ये OSI लेयर्स क्या हैं। अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी में या फिर आप पहली बार ये वीडियोस कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में जस्ट एक एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं पर L4 लेयर 4 लिखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस लेयर 4 का मतलब क्या है। सो लेट्स ट्राई टू लर्न मोर ऑन दैट, एंड उसके बाद मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर आपको लोड बैलेंसर दिखाई देता है एंड कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑल्दो आपको यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली कैसे काम करता है, क्योंकि वो हम कवर करेंगे AZ104 में, ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। सो लेट्स टॉक अबाउट OSI मॉडल। वैसे तो मुझे डिटेल में नहीं जाना यहाँ पर, लेकिन मैं आपको सब लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं। ये चीज़ क्या है, कैसे आपको हेल्प करेगी, और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एक सर्विसेज ऐसे बताई जाती हैं, जैसे लेयर 2 सर्विस, लेयर 3 सर्विस, लेयर 4, लेयर 7, तो आपको पता होना चाहिए इन लेयर्स के बारे में। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि कितनी लेयर्स होती हैं और उनकी फंक्शनैलिटी या उनका काम क्या है। यस, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोगों को सबको आइडिया हो। और यहाँ पर ये लिंक है विकिपीडिया का, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये थोड़ा सा जाके पढ़ें और आपको आइडिया लगे कि इनका पर्पस क्या है। सो गाइज, वैसे भी मैं आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाह रहा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर आपको ये जो सेक्शन है यहाँ पर लेयर आर्किटेक्चर का, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी कोई पूछे लेयर 1, तो वहाँ पर लेयर 1 हमारी एप्लीकेशन नहीं होगी। हमें टॉप टू बॉटम नहीं जाना, हमने बॉटम टू टॉप जाना है। हमारा ये एक वे रहेगा इसको समझने के लिए। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेयर 1 जो है वो है हमारी फिजिकल लेयर। इसका मतलब गाइज ये है कि लेयर 1 के ऊपर जो हमारा डेटा, जैसे हमारी केबल्स हैं, उस केबल के अंदर जो डेटा फ्लो करता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ होती कि किस टाइप का डेटा है, तो वहाँ पर 0101 बाइनरी या बिट में डेटा फ्लो करता है। तो वहाँ पर बस बेसिक पर्पज़ ये है कि आपके पास एक डिवाइस है, वो डिवाइस आपका डेटा आगे ट्रांसमिट कर रहा है, दैट्स इट। और उसको ये भी नहीं पता वो डेटा क्या है, तो वो हमारा फिजिकल लेयर पे कंसिडर किया जाता है। दूसरे लेयर पे आता है हमारा डेटा लिंक। तो गाइज यहाँ पर हमारे फ्रेम्स बनते हैं, उस फ्रेम में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेटा हमारा आया है वो, प्लस इसको हम एनकैप्सुलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारा जो फिजिकल लेयर से डेटा आया है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ ये जो मैक एड्रेस है, जो आपने अगर सुना हो मैक एड्रेस क्या है, नहीं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ मैक एड्रेस। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट मैं आपको जस्ट बताने के लिए, इट्स अ फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ एनी डिवाइस। इसका मतलब ये, जैसे अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आप उनके नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैक एड्रेस लिखा होगा, उससे आप इजीली पता कर पाएंगे कि ये हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी है आपके डिवाइस की। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट होती है और एक फ्रेम बनता है। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड लेयर पे, जो कि है हमारी नेटवर्क लेयर। और गाइज यहाँ पर हमारा बनता है पैकेट, जिसमें हमारे आते हैं आईपी एड्रेस, क्योंकि फिजिकल हमारे पास फिजिकल के बाद जो डेटा लिंक आता है वहाँ पर मैक एड्रेस तो आ गया, लेकिन मैक एड्रेस के बेसिस पे हमारे डेटा राउट नहीं होता, मतलब हमारे जिस लोकेशन पे रास्ते पे जाना है वो नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। सो ये जो आईपी एड्रेस है ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक सोर्स आईपी एड्रेस,
डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे नेटवर्क में होगी और एक पैकेट क्रिएट होगा। उसका पैकेट क्रिएट करने के बाद ये हाथ जाता है हमारा फोर्थ लेयर पे, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। और गाइज अभी अभी जो मैंने बताया, जो हमारा एज़्योर लोड बैलेंसर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। आपको ये बात याद रखनी, क्योंकि इट्स अ लेयर 4 सर्विस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रिलायबल ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड करवाता है, जो भी आपका डेटा सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर, और इंश्योर करता है कि आपका डेटा सही वे में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचे। उसके बाद लेयर 4 आपके लेयर 5 के पास डेटा भेजती है, वो है हमारी सेशन लेयर, जो मैनेज करती है हमारे सारे कम्युनिकेशन। वो रिव्यू करती है, अच्छा ओके ये हमारे फिजिकल से आया, ये मैक एड्रेस है, ये नेटवर्क है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूज़ हुआ है या यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है ये सारे एक बार रिव्यू करती है, और उसके बाद ये डेटा को भेजती है हमारे प्रेजेंटेशन में लेयर में, और ये बताती है हे आई हैव रिसीव्ड अ डेटा, और मुझे आपको ये बताना है कि डेटा एनक्रिप्टेड है, सो प्लीज़ हेल्प अस आउट। सो प्रेजेंटेशन क्या करती है, उस डेटा को एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करती है और एक फॉर्म में प्रोवाइड करवाती है जिसे हम रीड कर पाएँ। तो जैसे ही एप्लीकेशन पे, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करें, चाहे वो आपकी ऐप हो या वेब एप्लीकेशन हो या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो डेटा वहाँ पर रिसीव होगा तो आप उसे रीडेबल फॉर्मेट में देख पाएंगे सक्सेसफुली। तो ये आपका OSI लेयर का स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने काफ़ी क्विक बताया है। बट गाइज अगेन इट्स अप टू यू कि अगर आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं, सो ये आपका लिंक अवेलेबल है, एंड इट वुड बी रियली गुड फॉर यू अगर आप थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इसका टॉपिक नहीं है आज का, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। और लेट्स मूव टू द फाइनल स्टेज ऑफ लोड बैलेंसर, एटलीस्ट द एज़्योर लोड बैलेंसर। फाइनल स्टेज मीन्स वाओ एज़्योर पोर्टल। ओके, मैं जब भी इसे देखता हूँ आई फील रियली हैप्पी। उसका रीज़न ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं। सो गाइस रिमेंबर अगेन, जो आपका एज़्योर लोड बैलेंसर है, जिसको जनरली पहले हम नेटवर्क लोड बैलेंसर कहते थे, वो हमारा लेयर 4 पे काम करता है OSI मॉडल का, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास जो अगली इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमें लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करना है। वो कैसे करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टेप बताऊंगा जो आप रियल वर्ल्ड में भी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा बीच में बता के छोड़ दूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा कि आप ये कर क्यों रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, कहीं ऐसा ना हो कि यू हैव समथिंग इन योर माइंड और आप भूल जाएं, बिकॉज आई नो दैट ये वीडियोस थोड़ी सी बड़ी भी होती हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आई विल कनेक्ट विद यू टुमारो। इज़ इट टुमारो और टुडे बिकॉज अभी टाइम यहाँ पर हुआ है गाइस इंडिया में 1 AM। मैं हमेशा रात को काम करता हूँ बिकॉज मेरा बेबी थोड़ा आवाज़ करता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो। सो 1 AM हुआ है, तो आई विल कनेक्ट विद यू टुडे। मैं उसकी एक मीटिंग अरेंज करके अपने जो भी फॉलोअर्स हैं, जो स्पेशली जो हम मेरा फेसबुक और ट्विटर पे जो फॉलो करते हैं, उनको वो लिंक मिल जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विद मी, और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने करियर से रिलेटेड, अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं, वेदर यू वांट टू डू दिस प्रैक्टिस और नॉट, और जो भी आपसे सवाल है। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस ले पाऊँ और आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। एनीवे, सो यहाँ पर हम आते हैं गाइज बैक टू द प्रैक्टिकल। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी मैंने किया क्या है। सो गाइज मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट की हैं। एक वर्चुअल मशीन जिसमें वेब एप्लीकेशन चल रही है, और इमेजिन कीजिए और एज्यूम कर लीजिए कि दूसरी वर्चुअल मशीन में भी सेम वेब एप्लीकेशन आपने कॉन्फ़िगर की है। तो इसका मतलब ये है, जो वेबसाइट है वो मैंने सेम वेबसाइट दोनों सर्वर पे इंप्लीमेंट की है। राइट, सिंपल इज दैट। दूसरा चेंज जो मैंने किया है इस वर्चुअल मशीन में, और मैंने इंश्योर रखा है कि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन ना हो। ये आपको याद रखना है, आपको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना अपने सर्वर पे। वो क्यों? क्योंकि गाइस हमारे 2 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। एक होता है हमारा
पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर और एक होता है हमारा इंटरनल लोड बैलेंसर। जो पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर है उनका पर्पस होता है वेबसाइट्स के लिए। जो हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं, जब भी वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, पहली रिक्वेस्ट हमारे लोड बैलेंसर पे आएगी और फिर वो रिव्यू करेगा कि किसके ऊपर, मतलब कौन से सर्वर पे वो आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करे, राइट। यही अंडरस्टैंडिंग है हमारी और यहीं पे आपको समझ भी आएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़। तो मैंने ये किया है। और हाँ, मैं जो बता रहा था इंटरनल लोड बैलेंसर। सो गाइस, इंटरनल लोड बैलेंसर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप नहीं चाहते जो आपके इंटरनेट के यूजर्स हैं वो इंटरेक्ट करें और वो इन्फॉर्मेशन आपके जो भी सर्वर्स आपने डिप्लॉय किए हैं आपके प्राइवेट नेटवर्क में, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर हो। सो इंटरनल नेटवर्क्स में भी होता है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि मल्टीपल जो सर्वर्स हैं आपके लोड में चल रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे वहाँ पर आपको कोई इशू हो। सो दैट्स द रीज़न इंटरनल लोड बैलेंसर्स आपके यूज़ किए जाते हैं। सो जस्ट टू टेल यू, मैंने दोनों ही वर्चुअल मशीन पे पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है और ये अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सो मेक श्योर that you have not assigned this on both machines. उसके बाद guys, let's come back to the portal और यहाँ पर आपको सर्च करना है लोड बैलेंसर, बिकॉज उसके बाद हमने लोड बैलेंसर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक ऑन लोड बैलेंसर्स और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास कोई भी लोड बैलेंसर अभी नहीं है, राइट। और इनफैक्ट इफ आई क्लिक ऑन ओवरव्यू, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन गेटवे जो आज का टॉपिक है हम वो भी करेंगे, उसको भी कॉन्फ़िगर करेंगे। एटलीस्ट आपको आइडिया तो मैं ज़रूर दूंगा कि कैसे ये काम करता है और कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, मेरे पास जो लोड बैलेंसर है, जो एज़्योर लोड बैलेंसर है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, क्लिक क्रिएट। और यहाँ पर क्लिक क्रिएट करने के बाद बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्टेप नंबर 1, चूज़ योर राइट सब्सक्रिप्शन। मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ मेरा जो AZ प्रोड जो है, और यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप मैं वही यूज़ करूँगा जो मेरा एग्जिस्टिंग है। आप चाहें तो नया भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ जस्ट गिव द नेम। सो या मैंने पहले टेस्ट किया था तो यहाँ पर ये नाम है, मैं दे सकता हूँ HA लोड बैलेंसर। सो दिस इज द नेम ऑफ माई लोड बैलेंसर एट द मोमेंट। सो रीजन, ये आपको याद रखना है गाइज, ये रीजन आपको सेम रखना है जहाँ पर आपके जो वेब एप्लीकेशन वाली जो VMs हैं वो चल रही हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास आता है SKU। अब ये SKU क्या है गाइज? माइक्रोसॉफ्ट आपको करंटली 2 टाइप के डिप्लॉयमेंट लोड बैलेंसर के लिए आपको ऑफर करता है, और ऑब्वियसली बाय नेम आप समझ सकते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड। अगर आप बेसिक की बात करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी लोड बैलेंसर की फंक्शनैलिटी के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, और स्टैंडर्ड में वो सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आप स्केलेबिलिटी की बात करते हैं एंड ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि जो आपके थर्ड पार्टी जो अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि सिस्को के अप्लाइंसेस हैं, पोलो अल्टो के अप्लाइंसेस हैं, या कोई और भी है अप्लाइंसेस, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लोड बैलेंसर को, सो आई हाईली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यू टू चूज़ स्टैंडर्ड वन इंस्टेड ऑफ बेसिक वन, राइट। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी, आपको एक बेटर डिप्लॉयमेंट मिलेगी। सो जब भी आप कंपनी के लिए कर रहे हैं या कंपनी आपको बताएगी, आई एम श्योर वो आपको स्टैंडर्ड के बारे में बताएगी। येस, मनी इज़ इन्वॉल्व, डोंट फॉरगेट दैट, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है इसका, बट हाँ बेसिक के अंदर काफ़ी लिमिटेड आपको मिलेगा एंड प्राइसेस ना के बराबर ही होगा बेसिक में। उसके बाद गाइज हमारे पास आता है टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। सो जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर हमारे 2 टाइप के बैलेंसर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक फेसिंग, जिसमें आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होगा लोड बैलेंसर को, और जो भी लोग वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे वहाँ पर आपको अपने रियल वर्चुअल मशीन के आईपी एड्रेस नहीं देने हैं या बताने हैं या दिखाने हैं, आपको जस्ट लोड बैलेंसर का पब्लिक फेसिंग आईपी एड्रेस शो करना है, दैट्स इट। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। और इंटरनल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पर आपके सर्वर्स जो हैं रन कर रहे हैं वो वहाँ पर इंटरनल सर्वर्स हैं, वो आपके एक्सटर्नल नहीं हैं, और उनको आप नहीं चाहते कि पब्लिक फेसिंग हो, वहाँ पर वो इंटरनल लोड बैलेंसर आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस इज एब्सोल्युटली सेम, डोंट फॉरगेट दैट, बट अभी पब्लिक है सो आई चूज एज ए पब्लिक।
यहाँ पर टीयर आते हैं कि दो टाइप के टीयर हैं, कौन से आपको चूज करने हैं। सो बेसिकली गाइस ये एक तरह का एक एडवांटेज है कि लोड बैलेंसिंग आपका क्रॉस रीजन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये डिप्लॉय किया है तो सिमिलरली वो आपका एक क्रॉस रीजन में जो भी उसका पेयर रीजन है वहाँ पर भी कॉन्फ़िगर होगा। जस्ट मेक श्योर कि आप राइट अपना लोड बैलेंसर मैनेज कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एट द मोमेंट आई गो विद द रीजनल, आई नो दैट आई एम नॉट गोना हैव एनी प्रॉब्लम। सो मैं अभी रीजनल यहाँ पे चूज़ करके एक्चुअल पॉइंट पे जाता हूँ जो है फ्रंट एंड आईपी एड्रेस। सो जैसे आप फ्रंट एंड आईपी एड्रेस पे जाएंगे, यहाँ पर गाइज हम बात कर रहे हैं इस लोड बैलेंसर का जो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करना है उसके बारे में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी वेबसाइट्स को, आप नहीं चाहेंगे कि मल्टीपल आईपी एड्रेस आप शो करें या अपने डीएनएस सर्वर्स या जो भी आपके वर्ल्ड में उनको बताएं कि हाँ मेरे रियल आईपी एड्रेस ये हैं। तो अगर आप डायरेक्टली आप फ्रंट एंड आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं लोड बैलेंसर का, सो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उस वाले आईपी एड्रेस पे आएंगी। तो अगर कोई अटैक भी करना चाहेगा तो वो लोड बैलेंसर तक ही कर पाएगा, उससे आगे नहीं। सो दैट्स अनदर, कीप इन माइंड कि हमारे पास और भी थ्रेट इंटेलिजेंस और डिफेंड, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, कुछ और भी चीज़ें हैं जो साथ साथ काम करती हैं। फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि क्यों हमें फ्रंट एंड आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए और कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं। सो इफ आई क्लिक ऑन ऐड अ फ्रंट एंड आईपी एड्रेस, ऑन द राइट हैंड साइड आप देखेंगे पहले तो आपको नाम देना है। मैंने पहले नाम दिया है, मैं यहाँ पर कुछ और नाम दे सकता हूँ। या आई डोंट वांट टू गिव दिस नेम, सो आई गिव HA फ्रंट एंड what IP, I think not IKP, IP is good। so ये मैंने नाम दिया है, आप इससे समझ सकते हैं। बाकी IP एड्रेस आपको कौन सा वर्जन चूज करना है, इट्स अप टू यू। एंड IP टाइप, ऑब्वियसली आई लाइक टू चूज IP एड्रेस इंस्टेड ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स थोड़ा चेंज हो जाता है, वहाँ पर एड्रेस स्पेस की बात आ जाती है, बट एनीवे आई चूज एन IP एड्रेस एट द मोमेंट। सो गाइज यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग IP एड्रेस मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे एक नया नाम देना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा HA पब्लिक IP, तो ये मेरा नाम है। तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली असाइन होगा एट द मोमेंट। और अगर आप अवेलेबिलिटी जोन, अगर आपको बैकअप, बिकॉज ये बहुत क्रूशल रहेगा आपके लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह का बैकअप मिले आपके पब्लिक आईपी एड्रेस जो इसका असाइन हो रहा है अभी, तो गाइज आप चूज कर सकते हैं जोन रिडंडेंट या फिर अवेलेबिलिटी जोन फॉर 3, 2, 1। आई थिंक यू आर प्रीटी मच अवेयर एट द मोमेंट। सो फॉर द प्रैक्टिस नो आई डोंट नीड, बट इन रियल वर्ल्ड यस आपको यहाँ पे चूज करना मैं रेकमेंड करूंगा आप चूज करें, बिकॉज ये जो आईपी एड्रेस होगा ये वर्ल्ड वाइड सबको पता होगा एंड यू डोंट वांट टू लूज इट। So keep in your mind, choose wisely whether zone redundant या availability zone 3, 2, 1, it's up to you. So I'll choose as a okay at the moment and it's been done here. Let's click add. So it may take some time, or in fact it has been added. Okay, let's go to the next step after this topic. So अब हमारा front end IP address assign हो गया है। अब हम चलेंगे हमारे बैक एंड पूल में। अब बैक एंड पूल का पर्पस क्या है, तो यहाँ पर गाइज हम डिसाइड करेंगे जो हमारे वर्चुअल मशीन्स या कह लीजिए सर्वर चल रहे हैं जिनके ऊपर मैंने वेब सर्वर या वेबसाइट्स को डिप्लॉय किया है, मैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड बैक एंड पूल, आपको समझा भी दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नेम, सो आई गिव द नेम बैक पूल, लेट मी गिव द नेम करेक्टली। सो हर्ष एरिना बैक पूल, दैट इज अ नेम। उसके बाद गाइज वर्चुअल नेटवर्क, अब यहाँ पर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको अभी एक दिखाएगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि सेम क्योंकि हमने यहाँ पे ईस्ट US2 चूज किया था लोड बैलेंसर को क्रिएट करते वक्त, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, राइट। तो वहाँ पर हमने एक ही मेरा अभी यहाँ पर VNet है या वर्चुअल नेटवर्क है। आपके केस में मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क हो सकते हैं। सो यू नीड टू चूज द राइट वन कि जो आपके एसोसिएट है, जो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपके जो सर्वर चल रहे हैं वो आपके होने चाहिए। सो आई चूज दिस वन एट द मोमेंट। और यहाँ पर मेरे पास बैक एंड पूल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, because let me try, yeah I cannot do that at the moment anyway। so back end pool में आप देख सकते हैं कि दो टाइप के आपके पास ऑप्शन है जिन्हें आप सर्वर ऐड कर सकते हैं। पहला आईपी एड्रेस, आप सिंपली उन वर्चुअल जो मशीन्स हैं आपके उनके आईपी एड्रेस ऐड कर दीजिए, जॉब डन।
या फिर द सिंपलेस्ट फॉर्म इज NIC. सो व्हाट इट डज, ये आपको एक तो फीचर देगा कि कौन कौन से IP एड्रेस आपको असाइन करना है, क्योंकि IP एड्रेस में आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. आपको नहीं पता तो इजीली क्या है, NIC सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ऐड. एज सुन एज यू क्लिक ऐड, ऑन द राइट हैंड साइड आप देख पाएंगे कि मेरे पास दो वर्चुअल मशीन है, VM1 एंड VM2. तो ऑब्वियसली एट द मोमेंट ये सारी की सारी वर्चुअल मशीन मेरी मतलब दोनों की दोनों वेब सर्वर के लिए अवेलेबल है. सो मैं यहाँ पर ये दोनों को चूज करूंगा एंड क्लिक ऐड. और ये आपको शो क्यों हो रही है, ये इसलिए शो हो रही है जो आपने पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं किए इन दोनों VMs पे, इसलिए क्योंकि गाइस मल्टीपल पब्लिक IP एड्रेस असाइन करने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो वेब सर्वर है वो बिहाइंड द सीन काम करें, एंड दैट्स एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर. सो इट्स अ गुड साइन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और द मैनेजमेंट फॉर सिक्योरिटी. सो क्लिक ओके. सो ये दोनों VMs मेरी ऐड हो गई हैं, आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली. उसके बाद अगर आपके पास वर्चुअल मशीन स्केल सेट है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट सिंपली क्लिक ऐड. बहुत सिंपल है. सो जैसे ऐड करेंगे तो अब ये ऐड होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट एंड IP एड्रेस मैंने असाइन किया है लोड बैलेंसर पे, जब भी उस पर कोई रिक्वेस्ट आएगी ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होगी इन दोनों में से किसी एक पे, राइट? जो सर्वर आपका लेस बिजी होगा वहां पर, और ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा. कोई जरूरी नहीं है कि ये एक सर्वर पे हमेशा जाए. हाँ, अगर एक सर्वर आपका बहुत ज्यादा बिजी और दूसरा सर्वर फ्री है, सो जो कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्ट आती रहेंगी वो आपके दूसरे सर्वर पे ही जाएंगी. जस्ट टू क्लैरिफाई है. और अभी गाइज आपको इनबाउंड रूल्स आउटबाउंड रूल्स के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो यू कैन डू दैट, यू कैन अचीव दैट, दैट्स फाइन. लेकिन अभी लीव इट, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम AZ104 करेंगे वहाँ पर इनको डिप्लॉय भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से कि कैसे इन्हें रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय किया जाता है. सो राइट नाउ आई एम गुड विद ऑल द सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट. सो जैसे हम रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये अभी हमें रिव्यू करेगा कि ओके दीज आर द सेटिंग्स आपने जो सेलेक्ट की है, और अगर आप उससे मतलब यू आर हैप्पी विद ऑल द सेटिंग्स, जस्ट हिट क्रिएट. सो यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और जैसे क्रिएट होगा तो हमारा सेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हमारी स्टार्ट हो जाएगी. एंड एज फार एज माई एक्सपीरियंस कंसर्न्स कि ये अप्रॉक्सीमेट 45 सेकेंड्स, नॉट मिनट मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. सो 45 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट लगाएगा इसको कंप्लीट करने में. सो गाइज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. अभी तक आई एम श्योर कि आपको जो टॉपिक्स चल रहे हैं आपको समझ आ रहे हैं. मैं प्लानिंग तो कर रहा हूँ कुछ और चीज़ें ऐड करने की, बट अभी मेरा टारगेट है AZ900 पहले कंप्लीट करूँ. उसके बाद मैं सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज आई एम करंटली इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन, और जैसे थ्रेट इंटेलिजेंस है या फिर क्लाउड सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट, रिस्क इंटेलिजेंट, और ये जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे, या जितनी भी मतलब जो भी आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है आपके जॉब रोल्स में, मैं पूरी कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें आपको अप टू डेट, अप टू मार्क कर पाऊँ. और हाँ, मैं कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ कि गाइस जैसे मैंने आपको शायद इनिशियली बताया था कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वाओ, नहीं ये कह रहा है कि आप बात मत करो. सो हम बात नहीं करेंगे, इट्स फाइन. सो हमारी डिप्लॉयमेंट गाइस कंप्लीट हो गई है, और जो भी मैंने अभी बात शुरू की थी बाद में कभी टाइम मिलेगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एट द मोमेंट. सो गाइज यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ. लेट्स गो बैक टू होम, एंड यहाँ पर अब हम जाएंगे लोड बैलेंसर्स पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक लोड बैलेंसर है. अब ये लोड बैलेंसर में हमने दो सेटिंग्स तो कॉन्फ़िगर कर दी हैं. फ्रंट एंड IP एड्रेस जो हमने ऑलरेडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिएशन किया है, बैक एंड पूल्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, और अगर आप चाहें तो मल्टीपल आप और भी ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऐड. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, जो आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बहुत लोग इनको ये दो ऑप्शन बता के जस्ट छोड़ देते हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज ऑप्शंस. बट एट द मोमेंट मैं दो और बताना चाहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपने ये कॉन्फ़िगर किया ही क्यों. सो गाइस हमारे पास है हेल्थ प्रॉप. अब ये हेल्थ प्रॉप का पर्पस क्या है? ये पर्पस है कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन हमने इन सर्वर्स पे डिप्लॉय की है,
क्या वो चल रही हैं? बिकॉज लोड बैलेंसर इन एवरी 5 सेकेंड क्रॉस चेक करता रहता है, हे वेब एप्लीकेशन आर यू अवेलेबल, हे मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये पूछता रहता है उनसे, जो मैंने हार्ट बीट, हार्ट रेट, जो भी ये हार्ट प्रॉब, जो भी मैंने ऑप्शन जो वर्ड्स यूज़ किए, क्योंकि कुछ आर्टिकल में हार्ट रेट भी लिखते हैं, कुछ आर्टिकल में हार्ट बीट भी लिखते हैं, मैंने कहीं देखा है, इसलिए मैंने ये सारे वर्ड्स यूज़ कर दिए। हार्ट प्रॉब, दैट इज़ वन ऑफ द अनदर वर्ड। सो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास है ऐड। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, सो गिव द नेम ऑब्वियसली, सो आई गिव HA हेल्थ प्रो, यू कैन गिव एनी नेम यू लाइक। तो उसके बाद हमारे जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि गाइज अभी हम बात कर रहे हैं हमारे वेबसाइट की, ऑब्वियसली आप TCP भी चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आई लाइक टू चूज़ HTTP और HTTPS। सो यहाँ पर जो मेरे को चूज़ करना है, जो ऑप्शन मैं यहाँ पर अभी प्रैक्टिस के लिए करूँगा, दैट इज़ HTTP। बिकॉज ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंटली ये हमारे रूट डायरेक्टरी पे, जहाँ पर हमारी वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, रूट डायरेक्टरी पे जाएगा और वहाँ पर बार बार इन एवरी 5 सेकेंड वो पूछेगा, हे आर यू अवेलेबल, हे एवरीथिंग इज गोइंग वेल, कोई इशू तो नहीं है। अगर उसको लगा कि 2 बार उसने रिक्वेस्ट की और 2 बार बैक टू बैक वो फेल हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कहेगा, हे आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, और वो उसको थोड़ी देर के लिए टेम्प्रेरी डिसकंटिन्यू कर देगा। एंड आफ्टर 2 आवर्स और 1 आवर वो दोबारा फिर ट्राई करेगा कि हे आर यू अवेलेबल, और वी कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर दैट मैन्युअली लेटर कि हाँ इट इज़ अवेलेबल, और ये फिर भी कोशिश करता ही रहेगा बार बार कि इट इज़ अवेलेबल और नॉट। सो काफ़ी डिस्टर्ब करता है हेल्थ प्रॉब, बट इट्स ओके। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट उस पर डिप्लॉय है। और दूसरा पोर्ट नंबर 80 रिक्वेस्ट पे जाएगा, और तीसरा ये रूट डायरेक्टरी पे जाएगा डायरेक्टली। अगर आपके पास कोई दूसरा लिंक है, जैसे कि रूट डायरेक्टरी में आपने कहा हेल्थ प्रोब का आपने एक अलग से लिंक बना रखा है, और आप चाहते हैं कि वो रिक्वेस्ट उस पे जाए, आपके मेन रूट डायरेक्टरी पे ना जाए, होती है किसी कभी कभी रिक्वायरमेंट ये भी रियल वर्ल्ड में, तो यस यू कैन डू दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जस्ट आपको स्लैश हेल्थ प्रोब या जो भी साइट URL है वो आप चूज कर सकते हैं। सॉरी अबाउट दिस मैस। ओके, सो इसके बाद गाइज हमारे हेल्थ प्रॉब के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लोड बैलेंसिंग रूल्स। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए, हमारा लोड बैलेंसर। सो ये क्या हेल्प करता है, जो अभी हमने सेटिंग्स की है तो ये फोर्सफुली उसे अप्लाई करता है कि हे आई एम गोइंग टू रिसीव अ रिक्वेस्ट ऑन दिस पब्लिक IP एड्रेस ऑन ऑफ लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर पे जो भी मैं रिक्वेस्ट रिसीव करूंगा वो इन बैक एंड पूल पे जानी चाहिए। अभी हमने सेटिंग तो कर दी है, बट रूल अप्लाई करना बाकी है। सो गो टू लोड बैलेंसिंग रूल्स, क्लिक ऐड, और यहाँ पर ऐड करने के बाद रूल आएगा, तो गिव द नेम ऑफ द रूल लाइक HA लाइक LB रूल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। IP वर्जन, ऑब्वियसली अभी हम IP वर्जन 4 के बारे में बात कर रहे हैं। सो फ्रंट एंड IP एड्रेस कौन सा है, ये वो IP एड्रेस रहेगा जो पब्लिक IP एड्रेस असाइन हुआ है इस लोड बैलेंसर पे, राइट। सो जैसे ही लोड बैलेंसर पे होगा तो ये कहेगा हे ओके, तो बैकएंड पूल में कौन सा काम करेगा। सो हमने बैकएंड पूल में सिलेक्ट करने हैं जो हमने वहां पर एक बैकएंड पूल बनाया था, जो हमने ऑलरेडी बनाया था, दैट इज HA बैक पूल। सो ये क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट हमारे लोड बैलेंसर पे इस पब्लिक IP एड्रेस पे आएगी, ये ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसे हमारे बैकएंड पूल में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स रियली अ गुड फीचर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम 100% श्योर इन योर रियल वर्ल्ड और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर वो यूज़ कर रहे होंगे ये। इट्स रियली गुड। नाउ ऑब्वियसली कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, मे बी 443, मे बी 80। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं 80 यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको पता है 443 अगर आपको चूज़ करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स गुड। एंड फॉर हेल्थ प्रोब, इफ़ यू रिमेंबर, हमने हेल्थ प्रोब के लिए बनाया था जो पोर्ट नंबर 80 पे जा रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अस। एंड गाइज अब आता है हमारे पास सेशन परसिस्टेंट। अब ये क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे आपकी हेल्प करता है। सो गाइस सेशन परसिस्टेंट एक्चुअली एक फीचर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब भी यूजर्स आपके कनेक्ट होंगे आपके वेब सर्वर पे, वो डायरेक्टली नहीं होंगे, राइट वो वाया आपके लोड बैलेंसर होंगे। तो एक्चुअली लोड बैलेंसर ये सेशन परसिस्टेंट ऑप्शन चूज करता है या यूज करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं
और आप उसमें कुछ कस्टमाइज़ कर रहे हैं, मे बी आप गेम खेल रहे हैं या जो भी है, और वहाँ पर आप 10 मिनट्स के लिए किसी काम के लिए चले गए, या फिर आप जस्ट ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी या आपके सॉफ्ट ड्रिंक या जो भी आपके पॉपकॉर्न आप लेकर आए हो फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, उस सेशन को अपने पास इंटैक्ट रखेगा और उस सेशन को टाइम आउट नहीं करेगा। ये पर्पस है। और वो कैसे नहीं करेगा, यहां पर दो ऑप्शन है, वेदर यू वांट टू कीप जस्ट द क्लाइंट आईपी एड्रेस, मतलब जो क्लाइंट है, जो जिस पर्सन जो यूजर है उसका क्लाइंट आईपी एड्रेस वो अपने पास रखेगा और याद रखेगा ओके ये क्लाइंट आईपी है, और 10 मिनट्स के लिए मुझे सेशन को बनाए रखना है, तो ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर को पता होगा इस चीज़ के बारे में। यस, यू कैन डिसाइड कि कितना आइडल टाइम रखना है, जो मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 30 मिनट्स है, लेकिन आई थिंक 15 मिनट्स इज़ गुड। और अगर 15 मिनट्स तक वो पर्सन नहीं आया तो वो सेशन आपका रीसेट हो जाएगा। दैट्स व्हाट। और इधर वी कैन ट्राई टू रिफ्रेश, अगर ये डिसेबल है तो वी कैन ट्राई टू रिफ्रेश एंड ट्राई टू रीस्टैब्लिश द सेम सेशन। अगर इनेबल कर देंगे तो वो रीसेट हो ही जाएगा आफ्टर 15 मिनट्स फॉर शो। फ्लोटिंग आईपी एंड आउटबाउंड ये हम AZ104 में करेंगे, सो लीव दैट ऑप्शन। सो ओवरऑल ये सब करने का मतलब ये है कि अगर कोई रिक्वेस्ट हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमारा लोड बैलेंसर है वहाँ आता है, सो ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा हमारे बैक एंड पूल में जो हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस ऐड किए थे हमारे 2 वर्चुअल मशीन के, राइट। तो यही पर्पज़ है, यही सब कुछ है यहाँ पर। सो अभी हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम ऑब्वियसली, और जैसे ये रूल क्रिएट होगा यू आर गुड टू गो टू यूज़ नेटवर्क लोड बैलेंसर। या कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी रूल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं कर रहे, लेकिन हम AZ104 में उनको टच करेंगे, उनको कॉन्फ़िगर करेंगे प्रैक्टिकली अच्छे से। सो आई थिंक yeah, I mean that's all for load balancing, I mean Azure load balancing, but don't go away अभी हमारा एप्लीकेशन गेटवे रहता है, बिकॉज मैं दोनों टॉपिक एक में ही कवर करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गिव यू अनदर वन, या आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, और पर्पज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, आपको अलग अलग जगह ना मिलें, दैट्स द पर्पज़। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रूल हमारा डिप्लॉय हो चुका है, एंड दैट्स हाउ गाइज यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर योर Azure लोड बैलेंसर, राइट। तो अब हम चलते हैं आगे और एप्लीकेशन गेटवे के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, एंड देन विल डू द प्रैक्टिकल, और एटलीस्ट गो थ्रू द स्टेप्स कि आपके कौन से स्टेप्स आपको याद रखने और कैसे वो कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब हम अपने फाइनल टॉपिक पे आ गए, और आप भी कहेंगे हो फाइनली हर्ष फिनिश होने वाला सेशन। नो क्योंकि गाइस अभी प्रैक्टिकल बचा है, सो डोंट थिंक कि ये फिनिश हो गया इमीडिएटली, बट हाँ मैं आपको वो सारी चीज़ें बता के बोर्ड नहीं करूँगा जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अबाउट लोड बैलेंसर। मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आऊँगा कि Azure एप्लीकेशन गेटवे कैसे आपकी हेल्प करता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है आपके Azure लोड बैलेंसर से, और यहाँ पर आपको क्या एडवांटेज मिलती हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं जब आप अपने वेब सर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं। सो गाइस पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑब्वियसली व्हाट इज़ Azure एप्लीकेशन गेटवे। आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से ही है, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा विद दिस पिक्चर Azure एप्लीकेशन गेटवे काम और हेल्प कैसे करेगा। कि यहाँ पर जो ये मेरे पास यूजर्स हैं, ये सारे इंटरनेट पे यूजर्स हैं, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट सेंड की है। ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो क्या है कि ha.com पे जाए। सो ऑब्वियसली मेरे यहाँ पर एक ha.com मेरा यहाँ पर कॉन्फ़िगर है। सो ha.com पे जाने के बाद वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, राइट। सो क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट होगी वो मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पर ha.com पे आएगी वेब सर्वर पे, और मैं उसे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। लेकिन कुछ हमारे एक्सपीरियंस्ड यूज़र भी होते हैं, उनको पता होता है कहाँ जाना है, तो वो क्या यूज़ करते हैं, URL, राइट। सो उस URL में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ha.com/images, राइट। ये भी तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली इमेजेस में जाना चाहते हो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द होम पेज। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सो जैसे वो इमेजेस टाइप करेंगे /images, तो ये लोड बैलेंसर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस प्लेस वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हमारे जो यहाँ पर वर्क स्पेस हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो पूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमने इमेज का, जहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे कि हमारे जो वॉलपेपर्स हैं उनके लिए है, या फिर अगर आपके पास वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं लाइक यूट्यूब, तो वहाँ पर हैं। तो ऐसे मल्टीपल उन्होंने सर्वर्स डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि जो प्रेशर है वो ना आए। और यहाँ पर उनके कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा, जो रिक्वेस्ट हमारी आएंगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फर्स्ट HA
एंड देन गो बैक टू द स्पेसिफिक वर्क स्पेस। वो थोड़ा सा HA.com को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, बिजी या एक तरह से अननेसेसरी हमारे ट्रैफिक आएगा उसके ऊपर, तो वो नहीं करता। तो जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, स्पेशली लाइक Apple.com, Microsoft.com और इनफैक्ट Google.com, और आई मीन नॉट गूगल, YouTube.com, तो ये सारे के सारे ये पैटर्न यूज़ करते हैं। और आई थिंक आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट प्रोबेबली करती ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगी कि अननेसेसरी जो रिक्वेस्ट आपकी रीडायरेक्ट आपके मेन वेब सर्वर पे हो। इनफैक्ट आपने एक अलग से ही उसका पूल बना रखा है इमेजेस का, और अलग से ही आपने पूल बना रखा है वीडियोस का, तो वहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाए। तो ये आपका एक एडवांटेज है जो आप एप्लीकेशन गेटवे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहीं पे मैंने मेंशन किया है कि ये आपको हेल्प करेगा जो आपके वेब ट्रैफिक है, जो भी आपका HTTP, HTTPS, ये जो आपके ट्रैफिक है जो कि हमारे लेयर 7 पे काम करता है, एंड दैट इज़ अ एप्लीकेशन लेयर, तो वहाँ पर वो हेल्प करेगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ये रिक्वेस्ट रिसीव होगी यहाँ पर लोड बैलेंसर के पास, तो ये क्या डिसाइड करेगा, ये URL को रीड करेगा, मतलब ये इस चीज़ को रीड करेगा। वो ये नहीं देखा कि किसने क्या किया है, उसका IP एड्रेस क्या है, नो, वो URL को रिव्यू करेगा, विच इज़ प्रीटी इंटेलिजेंट। और ये ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट को, चाहे वीडियो के पास हो, चाहे आपके इमेजेस के पास हो, वो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। दैट्स एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ यूजिंग दिस एप्लीकेशन गेटवे। आई थिंक आपको थोड़ा समझ ज़रूर आया है कि क्यों हम एप्लीकेशन गेटवे को यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली अगर मैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करूं जो हम थोड़ा ओवरव्यू ले चुके हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो गाइज ये है यहाँ पर, जो कि है हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सो एप्लीकेशन गेटवे के अंदर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर देता है। एडवांटेज, आप चाहते हैं कि ये मेरा यूज़र है और ये यूज़र के ऊपर मैं ये URL को ब्लॉक कर दूं, या एक सर्टेन IP एड्रेस को मैं ब्लॉक कर दूं, आप वो कर सकते हैं। और फिल्टरिंग अप्लाई करने के बाद आप बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑब्वियसली, हो सकता है कि आप नहीं चाहते कि वर्ल्ड के सभी यूज़र्स या कह सकते हैं इंटरनेट यूज़र्स आपके डेटा को एक्सेस कर पाए, पॉसिबली ये भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो वो सारी फिल्टरिंग आप यहाँ पर सिक्योरिटी जो ऑप्शन हमें दिया गया है इन एज अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वहाँ पर आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ओके ये हमें ब्लॉक करेगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया ज़रूर दूंगा कि ये ऐसे काम करता है, फिर आपको और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड जस्ट लाइक आई सेड, दिस एप्लीकेशन गेटवे इज रियली 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 इंटेलिजेंट, बिकॉज ये URL को रीड करता है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ रिक्वेस्ट आया और लेजिटिमेट है कि नहीं है और जस्ट डायरेक्टली उसने एक्सेस दे दिया, नो, इट जस्ट रीड द URL एंड अकॉर्डिंगली इट रीडायरेक्ट्स योर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू द वर्क स्पेस जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, या जो भी एक्सेस हम करवाना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अननेसेसरी जो ट्रैफिक है वो कहीं और नहीं जाएगा, वो इमेजेस पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली हमारा वीडियो पे आएगा, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वी लाइक टू अचीव इन दिस वन। और अगर आपको इसको जानना है तो आप एक काम भी कर सकते हैं, आप YouTube पे जाइए और वहाँ पर जो भी वीडियोस आपको ओपन करनी है वो कीजिए। जस्ट ट्राई टू चेक स्लैश एंड वेरी लास्ट फिगर, वो वैसे एक रैंडम जनरेटेड नंबर या वैल्यू लगेगी आपको, लेकिन उससे वो वीडियो रिकॉग्नाइज होती है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि गूगल को कितने सारे URL इस्टेब्लिश करने पड़े थे, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें उस URL को कॉपी करके अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, लाइक व्हाट्सएप, मैसेंजर या कहीं पर भी, तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है उसकी इंफॉर्मेशन, राइट। सो वो पॉसिबली कैसे करेगा, बिकॉज इट एक्चुअली हैज़ द डायरेक्ट एक्सेस और डायरेक्ट लिंक टू दैट वीडियो। और यही एक ब्यूटी है आपके एप्लीकेशन गेटवे की, जो आपको प्रोवाइड करवाती है दोज काइंड ऑफ फिजिबिलिटी और दोज काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी। और हमारे पास गाइज लास्ट है जो है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। आई थिंक ये आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा, लाइक ऑन द व्हाट्सएप, मैसेंजर और सिग्नल और टेलीग्राम, ये सब कहते हैं कि हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हैं, विच मीन्स अगर यहाँ पर कोई यूज़र है और वो डेटा को एक्सेस करना चाहता है जो हमारे इमेजेस में यहाँ पर है, सो एग्जैक्टली फ्रॉम दिस PC टू टिल द एंड ऑफ दिस इमेज, यहाँ पर वो डेटा आपका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, हाईजैक नहीं कर पाएगा, या आप कह सकते हो उसे कोई चुरा नहीं पाएगा, अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं। तो ये एक और एडवांटेज आ जाता है हमारा
एप्लीकेशन गेटवे का, बिकॉज यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखता है। ये स्मार्ट या इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर आप कह सकते हैं इसको। सो गाइज ये सब फीचर्स हैं इसके, बाकी आप जितना भी पढ़ेंगे इसके आसपास ही बातें रहेंगी मोस्टली, बट हाँ मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी यही रहनी चाहिए। सो मैं आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़रूर शो करना चाहूँगा कि दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, और उसके बाद फिर वी विल रैप अप द वीडियो। सो गाइज एजोर पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर एजोर एप्लीकेशन गेटवे सक्सेसफुली। सो गाइज अब हम हैं एजोर पोर्टल पे जो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल। सो गाइज अभी हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एप्लीकेशन गेटवे। मैं आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए कर दूं। पहली चीज़ तो एप्लीकेशन गेटवे को क्रिएट होने में, डिप्लॉय होने में सक्सेसफुली 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स लगते हैं। सो मैं इतना मिनट तो वेट नहीं करूँगा आज, बिकॉज AZ900 में आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आगे जा रहे हैं ताकि आप दोनों लोड बैलेंसेस में ये समझ पाएँ कि कैसे हम उन्हें डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि अगर आप इसे वीडियो को देख रहे हैं एंड यू रियली वांट टू लर्न कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है टू कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन गेटवे सक्सेसफुली, आई थिंक ये वीडियो के अंदर आपको सब स्टेप्स क्लियरली और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट डोंट वरी, व्हेन आई कंप्लीट और व्हेन आई गो टू AZ104 और वहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं वहाँ पर 25 मिनट्स का भी वेट करना ज़रूर चाहूँगा, ताकि आप लोगों को सही तरीके से सारे प्रैक्टिकल के बारे में समझ आए कि कैसे कॉन्फ़िगर करना और कैसी ये चीज़ें एक्चुअली होती हैं। सो अभी के लिए गाइज एप्लीकेशन गेटवे के बारे में आपको समझ तो आ गया था, आइडिया तो लग गया था। सो मैंने पहले क्या किया है, मतलब मैंने क्या स्टेप मैंने उठाए हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सो गाइज मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, उस वर्चुअल नेटवर्क में मेरे पास HAVNet है, राइट। सो HAVNet जो मैंने पहले से क्रिएट किया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये इन प्रोग्रेस है, तो इसलिए मैं वेट नहीं किया। मैंने सोचा कि क्यों डिलीट करना, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद द स्टेप्स। सो ये दो VMs आप देख पा रहे हैं कि HAVM1, HAVM2, ये दोनों VMs मेरी यहाँ पर एसोसिएट है। लेकिन अगर मैं सबनेट्स में जाऊँगा तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पर मेरे पास दो सबनेट हैं। एक का नाम है डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था, और दूसरा है ऐप गेटवे सबनेट, जिसको मैंने क्रिएट किया है मैन्युअली। आपको ये वीडियो दिखाने से पहले क्रिएट करना बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सिंपली गो टू सबनेट और यहाँ पर आपको सबनेट का नाम देना है, और यहाँ पर एड्रेस रेंज आप अच्छे से डिसाइड करना आपको एड्रेस रेंज क्या देना है, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड क्या होता है कि आपको कंप्लीट रेंज नहीं देनी होती, आपको बहुत ही स्पेसिफिक IP एड्रेस आपको असाइन किए जाते हैं आपके वेब टियर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस स्पेस देना है ताकि आप उन VMs को मिस ना कर पाओ, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी VM जब बैक एंड पूल कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे एप्लीकेशन गेटवे में, वो वहाँ पर शो नहीं होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रबल शूटिंग भी आपको बता देता हूँ साथ साथ ही, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। बाकी ऑप्शन अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल आर इन गुड शेप। सो नाउ लेट्स गो बैक टू होम एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे को जाना है एप्लीकेशन गेटवे में, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एप्लीकेशन गेटवेज। सो एप्लीकेशन गेटवे में हम जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बट अगेन डोंट वरी, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वन। सो क्लिक क्रिएट। सो वंस आई क्लिक और हिट क्रिएट, सो ये काम कैसे करेगा, लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ताकि आपका फोकस यहीं रहे। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो आपको राइट चूज करना है, राइट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद ऑब्वियसली रिसोर्स ग्रुप, दैट्स अनदर थिंग ऑब्वियसली। एंड द थर्ड स्टेप इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन गेटवे, तो मैं यहाँ पर चूज करूंगा HA ऐप गेटवे। सो ये हमारा गेटवे का नाम होगा जो एप्लीकेशन गेटवे हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो रीजन है वो रहेगा हमारा ईस्ट US2। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने अपना VNet या आपकी वर्चुअल मशीन्स या जो आपका वेब एप्लीकेशन टियर चल रहा है इन रियल वर्ल्ड, वो सेम रीजन आपको यहाँ पर चूज करना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टियर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे गाइस, और चारों ऑप्शन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट ऑटो स्केलिंग का डिफरेंस है। उसका मतलब क्या है, और एक एडिशनल फीचर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज स्टैंडर्ड,
अब ये स्टैंडर्ड क्या आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टेंस काउंट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने होंगे, और यहाँ पर हमसे ये भी नहीं पूछ रहा कि ऑटो स्केलिंग आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर कि नहीं, बिकॉज हो सकता है ना कि आपकी जो VMs चल रही हैं बाद में आप चाहते हैं कि भाई नहीं भाई 2 तो मेरे इनफ नहीं है, या आपने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 5 कर लिए, तो 5 सर्वर तो इनफ नहीं है, मुझे तो 6 से 7 लगेंगे क्योंकि लोड होता जा रहा है। तो ये जो ऑटो स्केलिंग का पार्ट है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं स्टैंडर्ड V2 जहाँ पर अभी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल नहीं आई है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन आ जाएगा जो यहाँ पर सिलेक्ट होगा यस। और द गुड थिंग इज यहाँ पर आप दे सकते हो कि मिनिमम इंस्टेंस काउंट कितने होने चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, और मैक्सिमम 10। आप यहाँ पर 20 भी काउंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू एट द मोमेंट। बट एनीवे द पॉइंट हियर इज ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करना चाहेंगे। और अगर आप बात करते हैं WAF की, सिमिलर डिफरेंस आपको यहां पर दिखेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, कुछ ऑप्शंस आपके आ जाएंगे, जैसे फायरवॉल स्टेटस इज करंटली इनेबल, या फायरवॉल मोड, वेदर यू वांट टू इनेबल द डिटेक्शन फ्रॉम द फायरवॉल एंड और द प्रिवेंशन। तो आपके दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं जैसे भी आप फायरवॉल को यूज करना चाहते हो, WAF एंड सिमिलरली गाइज HTTP2, बिकॉज गाइज बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा HTTP एक्सेस होगा या होता है वो HTTP 1.1 आपका वर्जन चूज होता है, बट बाय डिफॉल्ट HTTP वर्जन 2 यहाँ पर डिसेबल है। लेकिन अगर आपके पेजेस चल रहे हैं, प्रोटोकॉल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, सो नीड टू मैन्युअली इनेबल दिस फीचर हियर। वो आप आई थिंक प्रीटी ईजी है, आपको समझने में मुश्किल नहीं है। बट अगर मैं WAF2 पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। उसके अलावा यू हैव अवेलेबिलिटी जोन्स और बाकी सब ऑप्शन सिमिलर ही हैं। द गुड थिंग इज मुझे जितना याद है कि अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड चूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज मुझे कंसर्न है मनी का, जितनी मेरी समझ है बाद में हम ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माइक्रोसॉफ्ट एकदम से कह दे ओ सॉरी बिकॉज एप्लीकेशन गेटवे इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉडल और स्टैक फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और हम ये चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में। सो बी केयरफुल जब भी आप ये सेटिंग करें। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू सिट विद योर स्टेक होल्डर, स्पेशली विद योर एप्लीकेशन डेवलपर एंड नेटवर्किंग टीम as well as who else who could be there, your security team, whether they want a firewall or not. So मतलब ये चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी टीम में, अदरवाइज आप थोड़ा मिस्टेक भी कर सकते हैं। और अगर मिस्टेक किया, जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन गेटवे को बनने में 25 मिनट से 30 मिनट तक लगता है, विच इज़ टू मच इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉइंग द सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो अभी मैं एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है मनी की और मैं नहीं चाहता मेरे एग्जॉस्ट हो जाए सारे के सारे पैसे। सो इसलिए मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। यू कैन चूज़ एनी वन यू वॉन्ट इफ एज कम्पेयर टू और एज डिपेंड्स ऑन योर अकाउंट। स्क्यू साइज गाइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ऑब्वियसली अगर आप लार्ज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट को ज़्यादा एलोकेशन देगा रिसोर्सेज के, जिसका मतलब है यू हैव टू पे अ लॉट। सो अगेन थोड़ा ध्यान रखना, इट्स अप टू यू हाउ यू लाइक टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आपके 20 इंस्टेंसेस काउंट है जो पॉसिबली आप करना चाहते हैं, देन इट्स ओके, देन लार्ज इज गुड। बट अदरवाइज अगर 5 हैं, 6 एंड 7 है, सो एज पर द बेस्ट प्रैक्टिसेस मीडियम इज़ फाइन। और अगर आपके पास 1 या 2 हैं तो आई थिंक स्मॉल वुड बी इनफ। ये मेरी एक मतलब जो रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपके साथ ये बता रहा हूँ। एनीवे, द नेक्स्ट स्टेप इज द कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल नेटवर्क। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमने चूज़ किया था HAVNet और ऑटोमेटिकली जो हमने वहाँ पर सबनेट क्रिएट किया था वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं नया बनाना तो मैनेज सबनेट कॉन्फ़िगरेशन पे चूज़ करके आप बना सकते हैं। इफ नॉट, वी आर गुड टू गो हियर, क्लिक नेक्स्ट। सो फ्रंट एंड पे जाएंगे तो जैसे कि आपने लोड बैलेंसर, जो एज़्योर लोड बैलेंसर था या नेटवर्क लोड बैलेंसर था, उसमें हमने पब्लिक IP एड्रेस डिज़ाइन किया था, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट द गुड थिंग इज गाइज हियर फॉर एप्लीकेशन गेटवे, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक IP एड्रेस भी आपका गेटवे हैंडल करे और प्राइवेट जो आपका इंटरनल है उसको भी हैंडल करे, यू कैन अचीव दैट बोथ, जो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर में नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई आई सेड, इज इट स्पेशल? येस, इट इज स्पेशल। सो पब्लिक IP एड्रेस अभी हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल। सो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो लाइक HA pub IP, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, इट्स अप टू यू। ओह वाओ, ऑलरेडी रिसोर्स विद द नेम pub I, pub I, PUBG, PUBG is good, PUBG is fine. So let's click OK, and it's going to be assigned
एक IP एड्रेस असाइन होगा पब्लिक वाला, वो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव सिमिलरली गाइज, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बैक एंड पूल क्रिएट करना, ताकि हमारे कितने सारे वेब सर्वर्स हैं या वेब एप्लीकेशन सर्वर्स हैं जो चल रहे हैं वो हमें ऐड करने हैं। सो फॉर दैट क्लिक ऑन ऐड अ बैक एंड पूल। सो जैसे आप क्लिक करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड आपको नाम देना है। सो आई गिव द नेम बैक एंड पूल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बैक एंड पूल के बाद आपको आएगा कि ऐड बैक एंड पूल विदाउट टारगेट इज नॉट अ गुड आइडिया। हालांकि बाद में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहां पर टारगेट्स ऐड कर दें पहले ही। अब ये टारगेट्स का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब है कि जो आपके वेब सर्वर्स चल रहे हैं या वेब एप्लीकेशंस चल रही हैं या जिन सर्वर्स पे आपकी वेब एप्लीकेशंस चल रही हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। वो कैसे करेंगे? उनके आईपी एड्रेस से आप ऐड कर सकते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन का आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेरी तो वर्चुअल मशीन चल रही है। अदरवाइज VMSS ऐप सर्विसेज, दिस इज फॉर ऐप सर्विसेज फॉर द वेब एप्लीकेशंस, जहां पर आपको सर्वर की जरूरत नहीं है, वो वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में डिप्लॉय होती है, आप उन्हें भी चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ आई चूज वर्चुअल मशीन एंड इन वर्चुअल मशीन इन द टारगेट आई विल चूज, ऑब्वियसली मेरे पास दो चल रही हैं मेरे बैक एंड पूल में, मैं दोनों को ही ऐड करना चाहूंगा। I added first one and similarly I added another one. So ये हमारी second रही, add हो गई है and of course seems good to me at the moment. So click add. अब इस backend pool में मेरे पास दो टारगेट हैं, वो हैं हमारे ये दोनों के दोनों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो एक है वर्चुअल मशीन 1 का और दूसरा है वर्चुअल मशीन 2 का। सिमिलरली आप अपने ऐड कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू चूज द राइट इंस्टेंसेस, कि कितने इंस्टेंसेस आपको चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर हमने करना है वो हमारा फ्रंट एंड का हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। बैक एंड पूल इज रेडी, द ओनली थिंग इज द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शनैलिटी है कि अगर हम एक URL मेंशन करना चाहते हैं जो डायरेक्ट किसी बैक एंड पूल या किसी वर्क स्पेस पे डायरेक्टली एसोसिएट हो, वो भी आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड अ फ्रंट एंड IP एड्रेस, अनदर पब्लिक IP एड्रेस, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना, वो भी कर सकते हैं। एट द मोमेंट जो कॉन्फ़िगर करना है राउटिंग टेबल रूल्स को, उसको बहुत आसान है। जस्ट क्लिक ऐड, obviously give the name, so I give the name HA app gateway rule. I can give any name I like. उसके बाद है हमारा है listener name, so listener name is HA app gateway. I think it's gonna be good. Yeah, it's good. उसके बाद guys हमारा आता है जब भी हम रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे तो कौन से IP एड्रेस पे रिसीव करेंगे। जैसे हमने हमारा जो sorry about my थ्रोट गाइस, इट्स हैविंग सम इशू बिकॉज मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेट 2-2.5 घंटा 3 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। सो डोंट माइंड। सो दिस फ्रंट एंड IP एड्रेस यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ पब्लिक होगा, क्योंकि आपको याद है कि मैंने फ्रंट एंड IP एड्रेस ऐड किया था यहाँ पे, राइट, HA PUBG वाला, तो वहाँ पर वही है, पब्लिक IP एड्रेस आपको चूज करना है। उसके बाद आपके पास प्रोटोकॉल है, वेदर यू वांट टू कॉन्फ़िगर योर वेब एप्लीकेशन विद HTTP और HTTPS। अगर आप HTTPS चूज करेंगे तो गाइज आपको सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपके पास एक सर्टिफिकेट दिया जाता है SSL का, सिक्योर सॉकेट लेयर का, जो भी आपके मतलब वेंडर्स हैं कभी कभी वो प्रोवाइड करवाते हैं, कभी कभी आप वेरीसाइन या GoDaddy वहाँ से आप परचेज करते हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट आपको दिया है या सर्टिफिकेट फाइल आपको दी है वो आपको अपलोड करनी है, सो दैट यू विल हैव कंप्लीट सिक्योर एक्सेस टू योर वेबसाइट। पर्पज सिर्फ इतना ही है, बट फिलहाल अभी मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, सो आई चूज 80, आई एम गुड एंड हेल्प हियर, आई एम ओके विद दैट। उसके बाद गाइस हमारा आता है बैक एंड टारगेट। सो बैक एंड टारगेट में आपको करना क्या है, यहाँ पर बैक एंड टारगेट का मतलब है जो हमारे HTTP रिक्वेस्ट आगे जाएंगी बैक एंड पे, जहाँ पर हमारे जितने भी वर्क स्पेस हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो कहाँ जाएंगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चूज़ करना है बैक एंड पूल। ऑब्वियसली यही हमने चूज़ किया था कि हमारे बैक एंड पूल पे वो सारी रिक्वेस्ट जाएं, क्योंकि वो बैक एंड पूल में मेरी इमेजेस हैं, मेरी वीडियो हैं, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप रीडायरेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मैन्युअली रिक्वेस्ट को परमानेंटली असाइन करना पड़ेगा कि टारगेट लिसनर ये है और ये आपको डिसाइड करेगा कि कहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट जानी है। एट द मोमेंट मैं एप्लीकेशन गेटवे को ये फंक्शनैलिटी या ये एक कह सकते हैं कि मैं उसको एक वर्क देता हूँ कि प्लीज़
you choose the right distribution for me, not anyone else. So backend pool is the right option for me at the moment. और backend target क्या रहेगा, यहाँ पर मैंने backend pool already create किया हुआ है, if you remember. So वो मुझे देना है. उसके बाद जो HTTP सेटिंग्स हैं ऑब्वियसली मैंने कोई कॉन्फ़िगर नहीं की हैं, सो आई हैव टू ऐड अ न्यू वन. अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक सेशन है जहाँ पर आपको HTTP से रिलेटेड, जैसे कि आपको कुकी से रिलेटेड सेटिंग्स हैं या फिर आपके जो कनेक्शंस हैं HTTP के उससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं, वो आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो अब मैनुअली सेटिंग नेम ऑब्वियसली आई गिव HTTP सेटिंग्स, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू. उसके बाद आता है बैक एंड पूल, ऑब्वियसली ये हमने ऑलरेडी कर लिया. और कौन सी रिक्वेस्ट पे जाएगी वो रिक्वेस्ट बैक एंड पूल पे, AD पे, विच इज एब्सोल्युटली ओके. वेदर यू वांट टू इनेबल द कुकी बेस्ड एफिनिटी और कनेक्शन ड्रेनिंग, जैसा मैंने कहा कि इट्स बेटर टू टॉक विद योर एप्लीकेशन डेवलपर हाउ दे वांट टू सी दैट मोर, क्योंकि ये डिसीजन स्टेक होल्डर्स लें तो ज़्यादा बेटर है. So yeah, that's I think probably good for me. And if I click add, so settings ये add हो गई. और यहाँ पर guys हमारे पास आते हैं path based rules. ये path based rules आप add कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये access करेगा तो वहाँ पर आपका target रहेगा URL based, which is I don't have at the moment, तो मैं नहीं कर रहा हूँ. अगर आप चाहते तो इसको explore कर सकते हैं. Click add, so हमारी settings add हो गई हैं. And of course, if I click next, which is the tag option, जो मुझे अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, I'm okay with that. So finally guys, हमारा रिव्यू एंड क्रिएट हुआ है. So अब हमें क्या करना है, ये रिव्यू करने के बाद सिर्फ हमारा एक लास्ट स्टेप बचेगा कि आपको आपके जो दोनों के दोनों जो VMs हमने ऐड की है यहाँ पर, उन VMs के अंदर जाइए, मतलब उसको RDP से कनेक्ट कीजिए और वहाँ पर आप IIS या दूसरा आप कह सकते हैं इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको हम वेब सर्वर भी बोलते हैं, आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. और जैसे ही वो कॉन्फ़िगर होगा, आप एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू आप ये देख कर सकते हैं कि जब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं URL या फिर एक वेबसाइट को, वेब ऐप को, वो रीडायरेक्ट हो रही है आपके राइट पेजेस पे और राइट आपके सिचुएशन पे, मतलब जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. इट्स प्रीटी ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. येस, वन थिंग आई लाइक टू कन्फर्म विद यू कि मैं ये प्रैक्टिकल ज़रूर दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ AZ104, नॉट विद द AZ900, नॉट एट ऑल, बिकॉज ये एडवांस टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक नहीं है. बट स्टिल मैंने आपको गो थ्रू किया ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि कैसे ये चीज़ों को किया जाता है, और आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें भी कि अगर आपके पास आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आप AZ104 नहीं करना चाहते, तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर जाकर क्या ऑप्शन आपको करना है. सो या गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि इस डिप्लॉयमेंट में अप्रॉक्सीमेट 25 मिनट्स लगेंगे और मे बी 30 मिनट्स भी लग सकते हैं. सो मैं यहाँ पर वेट तो नहीं करूँगा, बट इंडीड ये अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा, बिकॉज हमें कोई एरर मैसेज अभी तक शो नहीं किया है. एंड आई थिंक इट्स वी आर इन अ गुड शेप एट द मोमेंट. एंड एक और चीज़ गाइस, अगर आप रियल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वेब सर्वर को, मे बी आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो प्लान कर रहे होंगे IIS को कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्लीज़ गो हैड डू दैट. बट एक चीज़ का याद रखिएगा, जो आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है, मेक श्योर वहाँ पर पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 को अलाउ कीजिएगा, जो भी आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है. अदरवाइज गाइज आपकी वेबसाइट रन नहीं होगी और एप्लीकेशन गेटवे आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा. वहाँ पर आपको या तो फॉरबिडन एक्सेस आएगा या फिर 503 या मे बी HTTP 200, ये सब एरर्स आपके सामने आएंगे. तो मैं आपको एक क्विक टिप दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प रहे जब भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उस चीज़ को. तो सो या गाइज, आई मीन दैट टू बी ऑल. एंड या ऑफ कोर्स ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो कभी कभी वीडियोस बड़ी हो जाती है, और आई थिंक ये भी एक बड़ी वीडियो है. बट अगेन गाइज, मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस मिले, नॉट जस्ट द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. येस, इन AZ104 मैं वहाँ पर PowerShell भी बताऊँगा, वहाँ पर मैं आपको UI भी बताऊँगा, सब चीज़ें बताऊँगा. बट या इन AZ900 आई थिंक दिस इज़ मच मोर देन इनफ, एंड यू मस्ट बी हैप्पी विद दैट आई थिंक. तो या गाइज, आई मीन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और हाँ, डोंट फॉरगेट गाइज, मैं अभी थोड़ी ही देर में गूगल लिंक मैं शेयर करने वाला हूँ अपने फेसबुक पे एंड मेरे जो ट्विटर हैंडल पे है. और
कल, नॉट कल आज ही आई थिंक, बिकॉज अभी टाइम मेरे पास हुआ है 2:31। सो आज इवनिंग में मैं आपसे दोबारा मिलूँगा और तब हम बात भी करेंगे और कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा मैं आपकी क्वेरीज ले पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ उसमें। और फील फ्री टू टॉक विद मी इन हिंदी, आई एम ओके विद दैट। कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही हमने बात करनी है, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। पर्पज़ इज़ आपके क्वेश्चन राइट हों, अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको कुछ जानना है, कुछ फीडबैक देना है, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा और उस सेशन को रिकॉर्ड करके भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। So, yeah, one last time. Thank you, and I hope you liked this video and you enjoyed every bit of it, just like I do all the time. मैं excited रहता हूँ हमेशा और कभी भी ऐसा फील नहीं करता it's 2 a.m. or 2:30, 3 o'clock. It doesn't matter because guys, the thing is, I'm so happy कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं और आपके प्रोफेशन में वो यूज़ हो रही हैं। और ये कोर्सेज़ बहुत एक्सपेंसिव है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं। बट आई एम रियली हैप्पी टू हियर टू प्रोवाइड यू दिस ऑल ट्रेनिंग्स राइट हियर फ्री ऑफ कॉस्ट। So happy for you. Thank you guys once again watching the video, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Peace.